तो कल मेरे को दो लोग के मैसेज आए थे कि उन्हें ओएसआई मॉडल थोड़ा समझ नहीं आया, उनको डाउट है ओएसआई मॉडल में। तो आज हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से छोड़ा था। हमने ओएसआई मॉडल कल क्लियर कर लिया था, पर दो लोग को डाउट था, तो एक बार हम फिर से उसे ओएसआई मॉडल को देखेंगे अपन। तो कल मैंने आपको ओएसआई थ्री वे हैंडशेक बना बता दिया था, पोर्ट्स बता दिया था, एच टी टी पी एस पोर्ट्स क्या होते हैं, मैक एड्रेस क्या होते हैं, आईपी एड्रेस क्या होता है, ये सब हमने कल बता दिया था आपको। नेटवर्किंग का ऑलमोस्ट आधा पार्ट क्लियर हो गया था। आज हम उसके आगे से करेंगे। अपन ने एक और मॉडल अबाउट साइबर सिक्योरिटी देख लिया है। साइबर सिक्योरिटी में मैं आपको कुछ टर्म्स एक्सप्लेन कर दी हैं जो आपके लिए असेंशियल है साइबर सिक्योरिटी में एंटर करने के लिए। तो आज हम ओएसआई मॉडल देखेंगे। ओएसआई मॉडल में मैंने कल आपको बताया था कि ओएसआई मॉडल में 7 लेयर्स होती हैं। सारी लेयर्स एक दूसरे से अटैच रहती है। तो जो क्लाइंट साइड है, क्लाइंट साइड से सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर्स आती है। उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर आती है, सेशन लेयर आती है, ट्रांसपोर्ट लेयर आती है, नेटवर्क लेयर आती है, देन डाटा लिंक, फिर फिजिकल। तो फर्स्ट, जब सेवन्थ लेयर पे क्लाइंट इंटरेक्ट करता है, तो इंटरेक्ट कैसे करता है सेवन्थ लेयर से? सेवन्थ लेयर से मतलब सातों लेयर्स में अपने अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं। सातों लेयर में अलग अलग प्रोटोकॉल्स रहते हैं। एप्लीकेशन में अलग रहते हैं, प्रेजेंटेशन में अलग रहते हैं, सेशन में अलग रहते हैं। तो सातों लेयर्स में अपने अपने अलग सपोर्ट होते हैं, अपने अपने अलग सर्विसेज रहती है। सातों लेयर्स अपना अपना अलग अलग काम करती हैं। तो फर्स्ट, जब क्लाइंट टू सर्वर कनेक्शन होता है, जब कनेक्शन बिल्ड होता है, जैसे थ्री वे हैंडशेक हुआ, कनेक्शन बिल्ड हुआ, उसके बाद जब डाटा ट्रांसफर होना है, तो डाटा कैसे ट्रांसफर होगा? सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर आएगी। जैसे क्लाइंट एप्लीकेशन लेयर में क्या होता है, मैंने कल बताया था आपको। जैसे अपन गूगल से, फेसबुक, किसी भी सबसे पहले अपन वहां जाते हैं अपना डाटा, मतलब किसी को भी सर्वर को इंटरेक्ट करने के लिए अपन गूगल पे जाते हैं। तो सबसे पहले जैसे हम उस पर टैप करते हैं, जैसे हम सर्च बार में जाते हैं, तभी अपन एप्लीकेशन लेयर से रूबरू हो जाते हैं। सबसे वहीं पे अपन एप्लीकेशन लेयर हो जाती है क्लियर, कि हाँ अपन एप्लीकेशन पे आ चुके हैं अपना डाटा शेयर करने के लिए, अपनी सर्विस सामने सर्वर को देने के लिए। उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर आती है। प्रेजेंटेशन लेयर में क्या होती है, जो भी हम डाटा रहता है उसको अपन देते हैं। जैसे अपन ने google.com पे सर्च इंजन खोला, सर्च इंजन पे अपन ने टाइप किया facebook.com, जो अपन ने facebook.com किया, ये प्रेजेंटेशन लेयर होती है, जहाँ पे अपने अपने जो भी अपने अपने सोर्स थे, जो भी अपन को डाटा शेयर करना था, जो भी हमें हमको क्लाइंट टू सर्वर इमोशन शेयर करना था, वो हमने यहाँ पे प्रिंट टाइप कर दिया है। हमने अपना जो भी थॉट था वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। और अपन ने कैसे एक्सप्लेन किया, अ, किस जैसे अपन ने गूगल पे टाइप किया, वही सिंपल, वही मान लो कि हाँ वही प्रेजेंटेशन लेयर होती है। अपन ने अपने वहां पे डाटा टाइप कर दिया। देन सेशन लेयर आती है। सेशन लेयर में, सेशन लेयर क्या करती है, गूगल से फेसबुक, मतलब गूगल के सर्वर से फेसबुक के सर्वर पे जाने के लिए जो मीडियम रहेगा, जो भी सेशन बिल्ड होगा, उसको मैनेज करती है। जैसे काई से जाएगा, मतलब सेशन लेयर में आती है आईपी एड्रेस, मोस्टली आईपी एड्रेस आता है, मतलब आईपी एड्रेस किस थ्रू जाएगा, कैसे जाएगा, यहाँ पे ये सब चीजें डिसाइड होती है। सेशन लेयर यानी एक दूसरे के बीच में सेशन क्रिएट करना। उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर आती है। ट्रांसपोर्ट लेयर में सब कुछ होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर में डाटा कैसे ट्रांसफर होगा? व्हीकल चालू कर रहा कि जैसे हो। हेलो, हेलो हर्ष, कुछ डाउट है? हेलो, हेलो। आवाज आ रही है क्लियर? अरे सॉरी, मैंने देखा नहीं था। चलो ठीक है, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। मैंने जैसे बताया कि कल दो लोगों का डाउट था ओएसआई मॉडल है, उनने मेरे को डीएम किया था कि हमको ओएसआई मॉडल समझ नहीं आया है। तो मैं वहीं से ओएसआई मॉडल से स्टार्ट कर रहा हूँ। ओएसआई मॉडल में क्या होता है एक बार मैं फिर से समझाऊंगा। अपन ने कल कुछ टर्म्स पढ़ ली थी नेटवर्किंग में। हमने थ्री वे हैंडशेक पढ़ लिया था, हमने आईपी पढ़ ली थी, हमने मैक एड्रेस पढ़ लिया था, हमने बहुत सारी चीजें, ऑलमोस्ट आधा पार्ट नेटवर्किंग का कंप्लीट कर लिया था। ओएसआई मॉडल भी कल अपन ने कंप्लीट कर लिया था, पर कुछ लोगों का ओएसआई मॉडल का समझ नहीं आया था। दो लोगों ने मेरे को डीएम किया था, तो मैं आज फिर से वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ जहाँ से अपन ने कल छोड़ा था। ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल क्या होता है? ओएसआई मॉडल का सिंपल एक फुल फॉर्म होता है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन बेसिक रेफरेंस मॉडल। ये ओएसआई ओएसआई मॉडल का फुल फॉर्म होता है। इससे आप समझ सकते हैं, बेसिक सिस्टम इंटरकनेक्शन, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, यानी कि खुला हुआ इंटरकनेक्शन, दो सिस्टम के बीच में जो इंटरकनेक्शन हो रहा है, वो ओएसआई मॉडल है। किस किस थ्रू हो रहा है, उसी को ओएसआई मॉडल बोलते हैं। तो ओएसआई मॉडल में क्या होता है, फर्स्ट सेवन लेयर्स होती है। सेवन लेयर कौन सी होती है आपके सामने है? एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लेयर और फिजिकल लेयर। ये सारी चीजें होती है। ये सेवन लेयर्स होती है। सेवन लेयर में सबके अपने अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं, अपने अपनी सर्विसेज होती है। सब अपने अपनी जगह एक वर्क करती है। काय के लिए वर्क करती है? क्लाइंट से डाटा शेयर करने के लिए, सेशन बिल्ड करने के लिए, अपने इमोशन, अपने थॉट्स, अपने जो अपन को चाहिए वो लेने के लिए क्लाइंट टू सर्वर कनेक्शन बिल्ड करती है ओएसआई मॉडल। तो सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर आती है।
एप्लीकेशन लेयर में क्या होता है? एप्लीकेशन लेयर में जो भी अपन, मैंने कल बताया था आपको, जैसे कि अपन गूगल पे गए, फर्स्ट अपन ने सर्च इंजन खोला, तभी अपनी एप्लीकेशन लेयर कंप्लीट हो चुकी है। मतलब अपन ने गए किसी भी एप्लीकेशन पे, अपने अपने किसी भी डाटा को या किसी भी चीज को एक्सेस करने के लिए अपन गए वहां पे, जो अपन को काम है, जैसे अपन को fb.com ओपन करना है, तो अपन वहां पे गए। अपन को काय के लिए गए? अपन को fb.com खोलना है, तो तभी अपन, जैसे अपन इंटर कर दिया गूगल पे, तभी अपनी एप्लीकेशन लेयर कंप्लीट हो चुकी है। देन उसके बाद आती है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर में क्या होता है? प्रेजेंटेशन लेयर में जैसे अपन गए, अपन ने सर्च इंजन पे टाइप किया, तो यहाँ पे अपन ने जो डाटा, जैसे अपन ने टाइप किया fb.com, यानी कि अपन ने अपना डाटा फॉर्मेटिंग कर दिया है। अपने अपना डाटा इंक्रिप्शन से, डिस्क्रिप्शन से, इंक्रिप्शन वगैरह क्या लगाना है, कैसे क्या करना है, सब अपन उस टाइम पे कर देते हैं। ये मैं आपको जस्ट एक सर्च इंजन के थ्रू बता रहा हूँ। ऐसे में आप सोच के देखो, अपन किसी को पैकेट शेयर कर रहे हैं, जैसे गूगल से फेसबुक सर्वर पैकेज शेयर कर रहा है, तो पैकेज में क्या करेगा? पहले वो एप्लीकेशन देखेगा, काई के थ्रू करेंगे अपन। देन वो अपना डाटा को फॉर्मेट करेगा, अपना डाटा एक पैकेट में डालेगा, देन उसमें इंक्रिप्शन लगाएगा, देन उसमें आईपी एड्रेस देगा। ये सब चीजें यहाँ पे प्रेजेंटेशन में हो जाती है। और प्रेजेंटेशन में उसके बाद डाटा स्विच होता है सेशन लेयर पे। सेशन लेयर पे जैसे वो पैकेट स्विच हुआ, वहां पे पैकेज को बताया जाता है कि आपको किसके थ्रू जाना है। मतलब सेशन लेयर जैसे गूगल से फेसबुक के बीच में जो भी डाटा शेयर होना है, उसका एक सेशन बिल्ड कर देती है और पैकेट्स को बता देती है आपको ऐसे जाना है। देन उसके बाद अपना पैकेट स्विच होता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होता है? ट्रांसपोर्ट लेयर में यहाँ पे सारा कुछ काम होता है कि अपना पूरे प्रोटोकॉल के थ्रू अपना डाटा जाएगा। अपना डाटा टीसीपी मॉडल के थ्रू जाएगा, यूडीपी मॉडल के थ्रू जाएगा, किसके थ्रू जाएगा, ये सब यहाँ पे हो जाता है। गूगल डॉट। सेशन का चीज होती है। क्या? सेशन का चीज होती है। आवाज सेशन क्लियर नहीं है। सेशन। सेशन। लो। हाँ। हाँ सेशन लेयर बताना है एक बार और। हाँ हाँ चलो मैं सेशन लेयर एक बार और क्लियर कर दूं। सेशन लेयर क्या होती है? सिंपल अपन करना इसके सिंपल एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। अपन ने फर्स्ट में एक एग्जांपल लिया था, वो एग्जांपल लेके चलते हैं कि आपको भोपाल से इंदौर जाना है, तो अपन पहले ही सोच लेते हैं कि इस रास्ते से अपन को जाना है। जो जाने का मीडियम होता है वही सेशन होता है। फेसबुक से या गूगल से फेसबुक की तरफ डाटा कैसे जाएगा, किसके थ्रू जाएगा, किस मीडियम के थ्रू जाएगा, अपन ने सेशन बिल्ड कर लेते हैं। तभी डाटा शेयर हो सकता है, तभी पैकेट्स एक दूसरे के पास जा सकता है। वही सेशन लेयर होती है, बिल्कुल सिंपल। इससे ज्यादा कुछ नहीं है सेशन लेयर में। सेशन लेयर में कुछ प्रोटोकॉल्स रहते हैं, कुछ पोर्ट्स होते हैं, जो आप जब इसे ओएसआई मॉडल को बिल्कुल डीपली जाओगे, आप नेटवर्किंग में बिल्कुल डीपली जाओगे, तब वो चीजें काम आएगी। जब साइबर सिक्योरिटी में आप एडवांस या इंटरमीडिएट पहुंचोगे, तब वो चीजें काम आएगी। अभी आप बिगिनर्स हो, अभी आप इंटर हुए साइबर सिक्योरिटी में, तब होते हैं। सेशन लेयर आपको पता हो जाए। एप्लीकेशन लेयर में मैंने बता दिया, एप्लीकेशन में आप जैसे ही गूगल में इंटर हो गए, जैसे अपन सर्च इंजन खोलेंगे, तभी एप्लीकेशन लेयर कंप्लीट हो गई है। प्रेजेंटेशन में जब अपन जो भी पैकेट्स है, उसमें अपन डाटा फॉर्म तो कर, मतलब दे रहा है, उसमें भर रहा है डाटा, उसमें कोई इंक्रिप्शन लगा रहा है उस डाटा में, वो प्रेजेंटेशन के लेयर में आता है। सेशन लेयर में कोई सेशन गूगल से फेसबुक के सर्वर में जो सेशन बिल्ड हो, किसके थ्रू जाएगा, वो सेशन लेयर आती है। बस इतना ही है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर आती है। अपन ने सेशन बिल्ड कर लिया, अपन ने डाटा दे दिया, किसके थ्रू जाएगा डाटा ये बता दिया। अब ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होता है? डाटा जाने जाता है, मतलब डाटा रेडी हो चुका है, अब डाटा को अपन को, सेशन भी बन चुका है, इसके थ्रू अब डाटा को भेजना है। एंड टू एंड कनेक्शन की रिलायबिलिटी होती है एक दूसरे के साथ, कि हाँ अब डाटा ट्रांसफर हो सकता है, अपना कनेक्शन बिल्ड हो चुका है। उसके बाद आती है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर में क्या होती है? जैसे ट्रांसपोर्ट लेयर से पैकेट निकलता है, जब ट्रांसपोर्ट लेयर से पैकेट निकलता है, तो नेटवर्क लेयर में आके सारी चीजें फिल हो जाएगी। क्या फिल होगी? आईपी एड्रेस फिल हो जाएगा, मैक एड्रेस फिल हो जाएगा, सब चीजें फिल हो जाएगी। एक्चुअली मैक एड्रेस डाटा लिंक लेयर में फिल होता है, पर अपन जो अपना टीसीपी मॉडल है, उसमें डाटा लिंक और नेटवर्क दोनों को एक ही में मिक्स कर दिया। तो अपन को जैसे नेटवर्क लेयर है, नेटवर्क लेयर में अपना आईपी हो जाएगा, उसके बाद डाटा लेयर पे जाएगा, डाटा लिंक लेयर पे जाएगा, तो वहाँ पे अपना मेक एड्रेस फिल हो जाएगा। मैंने मेक एड्रेस और आईपी एड्रेस दोनों आपको बता दिया कि क्या होता है मेक एड्रेस, क्या होता है आईपी एड्रेस। उसके बाद जो डाटा डाटा लिंक से, उसके बाद फिजिकल पे जाएगा। फिजिकल में क्या होगा? फिजिकल में जैसे डाटा निकलने का होगा, कहाँ से निकलने का होगा? अपने राउटर से, अपने पीसी से, वहां से डाटा निकलेगा, यानी फिजिकल लेयर। वहां पे लास्ट हेडर ज्वाइन होता है, लास्ट बिट्स ज्वाइन होती होगी कुछ, जब डाटा फ्लो हो सकता है। अब ये आपको थोड़ा डाउट में जा रहा होगा। अब यहाँ से डाटा क्लाइंट के साथ निकल गया, इतना अभी अभी भूल जाओ, आपने कुछ नहीं पढ़ा। अब डाटा आपको बस इतना सा ध्यान रखो कि हाँ क्लाइंट के थ्रू डाटा निकल चुका है। किसके थ्रू निकल चुका है? इन सातों लेयर्स के थ्रू डाटा निकल चुका है। अब डाटा जाना कहाँ? सर्वर के पास, जहाँ अपन ने भेजा है। अब सर्वर अपना डाटा कैसे एक्सेस करेगा? अपना डाटा सर्वर
सबसे पहले ऐसा नहीं वो एप्लीकेशन लेयर ऐसे ओपन करेगा, नहीं, सबसे पहले फिजिकल लेयर ओपन करेगा। क्यों? क्योंकि अपन ने लास्ट सबसे ऊपर कौन सी लेयर लगाई है? फिजिकल लेयर। तो वो सबसे ऊपर पहले क्या सोल्व करेगा? फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर यानी कि डाटा कहाँ से एंटर हो रहा है, जो गूगल फेसबुक का जो राउटर है, जो भी उसका सर्वर है, उसमें कहाँ से एंटर होगा? फिजिकली। उसके अंदर एंटर होगा, देन वो डाटा लिंक लेयर खोल ओपन करेगा। डाटा लिंक लेयर में अपन ने क्या डाला था? अपन ने अपना मेक एड्रेस डाला था। तो वो पता लगाएगा कि किस सिस्टम से आया है, किस पीसी से आया है, कहाँ से आया है। देन उसका आईपी एड्रेस रहेगा, आईपी एड्रेस में किस रास्ते से आया है। सबका अपना अपना यूनिक आईपी एड्रेस होता है। तो उस आईपी एड्रेस को देखेगा, उसको पता चल जाएगा कहाँ यहाँ से डाटा आया है। देन ट्रांसपोर्ट लेयर में आएगा, किस कनेक्शन के थ्रू आया है अपना डाटा। उसके बाद सेशन लेयर में वो अपना कनेक्शन देखेगा, हाँ कनेक्शन ऑथेंटिकेशन या ऑथराइजेशन है, सही एक्चुअल सेशन है या नहीं है, जैसे सामने वाला कोई अटैकर्स है, तो वो देखेगा। उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर में अपना वो एक्चुअल डाटा ओपन करेगा। देन वो एप्लीकेशन लेयर कि किसके थ्रू आया है ये देखेगा, किस एप्लीकेशन के थ्रू आया है। बस ये इतना सा है। पहले ये ओएसआई मॉडल ऐसा था, देन अब ओएसआई मॉडल अब इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है किसी भी सर्वर या किसी भी चीजों को एक दूसरे से कनेक्शन करने के लिए। अब यूज होता है टीसीपी कनेक्शन। टीसीपी कनेक्शन क्या होता है? मैं टीसीपी कनेक्शन को एक्सप्लेन करने से पहले आपको टीसीपी और यूडीपी में फर्क बता दूं, क्योंकि बाद में आपको डाउट जाएगा। आपके दिमाग में बस इतना सा रखना, ओएसआई मॉडल मैंने आपको बता दिया, 7 लेयर्स होते हैं, 7 लेयर्स से अपने काम होते हैं, काम बता दिया, बस इतना सा ध्यान रखना। अभी अपन टीसीपी और यूडीपी का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। टीसीपी और यूडीपी में क्या होता है? टीसीपी और यूडीपी एक कनेक्शन है। कनेक्शन होता है जैसे कोई भी डाटा शेयरिंग रहती है, जैसे कि अपन एक दो मोबाइल में अपन डाटा शेयर करते हैं, नियर बाय शेयर से, जेंडर से, ब्लूटूथ से, कुछ ऐसे डाटा कनेक्शन कनेक्शन होता है डाटा एक दूसरे से शेयर करने के लिए। अब टीसीपी कनेक्शन कैसा रहता है? टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटल कनेक्शन रहता है। मतलब अपन टीसीपी कनेक्शन बिल्कुल जैसे कि थ्री वे हैंडशेक हुआ है, यहाँ पे मैंने आपको थ्री वे हैंडशेक बताया था, पहले सीन पैकेज जाएगा, देन फिर सीन एसी के आएगा, फिर सीन पैकेज जाएगा, मतलब बिल्कुल ठीक तरीके से, बिल्कुल एक सीक्वेंस वाइज कनेक्शन हुआ है। तो यहाँ पे टीसीपी कनेक्शन और टीसीपी कनेक्शन मैंने बता दिया। टीसीपी कनेक्शन क्या होता है? कनेक्शन ओरिएंटल प्रोटोकॉल है जिससे टीसीपी अपना डाटा शेयर करता है। और यूडीपी क्या होता है? यूडीपी कनेक्शन लेस यानी ओरिएंटल लेस कनेक्शन होता है डाटा शेयर करने का। अब इन दोनों में क्या फर्क है, तब आप समझ जाओगे इन दोनों में क्या फर्क है। टीसीपी टीसीपी होता है, टीसीपी कनेक्शन बिल्ड करता है, यूडीपी कोई कनेक्शन बिल्ड नहीं करता है। टीसीपी में बिल्कुल स्लो डाटा शेयर होता है एक दूसरे से। क्यों शेयर होता है? क्योंकि उसने एक कनेक्शन बिल्ड कर रखा है, एक के बाद एक डाटा जाएगा। यूडीपी में ऐसा कुछ नहीं होता है। यूडीपी में डायरेक्ट डाटा शेयर होगा, डायरेक्ट फास्ट जाएगा बहुत ज्यादा। इसलिए यूडीपी और टीसीपी को सब अपनी अपनी जगह रोल होता है, कहाँ टीसीपी यूज होता है, कहाँ यूडीपी यूज होता है। टीसीपी में एफटीपी प्रोटोकॉल से यूज होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज होता है, इसमें अदर प्रोटोकॉल से यूज होता है। अ, और उसके बाद दोनों चीज कहाँ यूज होती है, मैं एग्जांपल देकर बताता हूँ। आपने आईपीएल देखा होगा। आईपीएल में आपने बहुत बार देखा होगा कि आपका आईपीएल चल रहा है, मतलब आपका मैच चल रहा है, एकदम से डाटा ने बफरिंग मारा, देन मैच जहां मतलब जहां से वहां से स्टार्ट नहीं हुआ, डायरेक्ट आगे से स्विच कर दे, मतलब आगे से दिखाने लग जाएगा। तो वहां पे क्या यूज हो रहा है? वहां पे यूडीपी कनेक्शन हो रहा है कि वो डाटा मतलब फास्ट ट्रेवल कर रहा है, मतलब जो डाटा वो एरर इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। एक और चीज मैं बता दूं, टीसीपी एरर, अगर टीसीपी अपना डाटा कहीं पे छूटा है, अपना पैकेट कहीं पे छूट गया है, तो वो अपन को आके बता देगा, पर यूडीपी नहीं बताएगा अपन को कि कोई आपका डाटा है छूट गया है, या आपकी कोई इन्फॉर्मेशन छूट गई है, आपका पैकेज बीच में ड्रॉप होगा, ऐसा कुछ नहीं बताएगा। इसलिए जब अपन लाइव स्ट्रीम देखते हैं, तब अपन मैच देखते हैं, तब बहुत बार वो डाटा आगे स्विच कर जाता है, पता ही नहीं चलता है कि यहाँ पे क्या हुआ था। तो वहां पे यूडीपी कनेक्शन यूज हो रहा है। और टीसीपी कनेक्शन कहाँ यूज होता है? आपने नीचे देखा होगा बहुत सारी चैट चलती रहती है, वहां पे जो भी चैट्स है, अगर आपका डाटा बफरिंग भी मार गया, उसके बाद भी वो चैट वापस मतलब पूरी चैट्स आएंगी, ऐसा नहीं कि चैट्स ड्रॉप हो जाएंगी, सारी चैट्स आएंगी। तो वहां पे टीसीपी कनेक्शन का यूज हो रहा है। मतलब जब मैच चलता है तब यूडीपी कनेक्शन का यूज भी होता है, और चैट चलती है जब टीसी मतलब साथ में एक साथ अपन टीसीपी यूडीपी का यूज भी कर सकते हैं। ये होता है टीसीपी। जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखा है, लाइव स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन गेमिंग, वो वीआईपी, और उसमें ईमेल, उसके बाद वेब ब्राउजिंग, फाइल ट्रांसफर, इन सब में टीसीपी का यूज होता है। स्ट्रीमिंग का यूज यहाँ पे होता है यूडीपी पे। ये चीजें होती है। और टीसीपी का ये फंक्शनैलिटी देखने के बाद ओएसआई मॉडल को रिमूव किया गया था। ये अपन कह सकते हैं कि हाँ, ये लिमिटेशन थी। ओएसआई मॉडल जब हो रहा था, बहुत ज्यादा डाटा स्लो फ्लो हो रहा था, मतलब टीसीपी के कंपैरिजन में भी ओएसआई मॉडल बहुत स्लो वर्क कर रहा था, तो टीसीपी मॉडल को इंट्रोड्यूस किया। टीसीपी मॉडल में क्या होता है, टीसीपी आईपी मॉडल में क्या होता है? टीसीपी आईपी मॉडल में कुछ नहीं, जो एप्लीकेशन लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर है, सेशन लेयर है, इन तीनों को मिक्स करके एप्लीकेशन लेयर बनाई गई।
ट्रांसपोर्ट लेयर का सिंगल रहा, नेटवर्क लेयर का इंटरनेट लेयर कर दिया, उसके बाद डाटा लिंक और फिजिकल। मैंने आपको बताया था डाटा लिंक और फिजिकल में मेक एड्रेस आईपी एड्रेस ये दिए जाते हैं। तो उन दोनों को एक ही जगह कंप्रेस करके नेटवर्क एक्सेस बना दिया है। यहाँ पे आपकी आईपी और मेक एड्रेस यहाँ पे फिल किए जाएंगे, बस और कुछ नहीं। सेम जो ओएसआई मॉडल वर्क कर रहा था वैसे ही ये वर्क कर रहा है, बस इसका थोड़ा डाटा फ्लो फास्ट कर दिया है, और कुछ भी नहीं। एक और मैं चीज बता दूं, टीसीपी है, एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ टीसीपी क्या होता है, यूडीपी क्या होता है। आपको शायद कंफ्यूजन होगा, तो मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर दूं टीसीपी क्या है और यूडीपी क्या है। टीसीपी आपने समझ लो बिल्कुल एक समझदार इंसान है। मतलब एग्जांपल लेते हैं कि मैंने टीसीपी को पैसे दिए कि उसको तू दे देना। अगर मैंने बोला कि कल 4 बजे सामने वाले को पैसे पहुंच जाने चाहिए। अगर कल 4 बजे वो पैसे अगर टीसीपी नहीं दे पाएगा, तो वो मेरे को बता देगा कि मैंने पैसे नहीं दिए। क्यों नहीं दिए, रीजन भी बता देगा कि इस वजह से मैंने उसको पैसे नहीं दिए, या मैं उसको कल दे दूंगा। ये चीजें टीसीपी इन्फॉर्म कर देगा। पर यूटीपी यूडीपी होता है लापरवाह इंसान। लापरवाह इंसान यानी कि अपन ने उसको पैसे दिए, क्या पता वो किधर फुर हो जाए, क्या पता वो लेके पैसे भाग जाए, और अगर वो लेट भी हो गया देने में तो वो बताएगा नहीं अपन को, हाँ मैं लेट हो गया मैं कल दे दूंगा, भले वो कल अपन पैसे दे उसको, पर वो अपन को इन्फॉर्म नहीं करेगा। यही होता है यूडीपी और टीसीपी का एग्जाम, मतलब एग्जाम्पल देके बताया मैंने, ये होता है टीसीपी और यूडीपी। बेस्ड मोस्टली ज्यादातर टीसीपी यूज होता है, क्योंकि सबको कनेक्शन ओरिएंटल प्रोटोकॉल कनेक्शन ओरिएंटल डाटा शेयर करना रहता है। तो मोस्टली टीसीपी यूज होता है। यूडीपी कुछ केस में यूज होता है, कहाँ यूज होता है, जब डाटा को फास्टली फ्लो करना हो, मतलब जब अपन को ज्यादा डाटा की नीड हो। तो वहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग, जैसे लाइव स्ट्रीमिंग में डाटा जहाँ ज्यादा चाहिए रहता है, देन वहाँ पे थोड़ी क्वालिटी वगैरह बहुत सारी चीजें मेजर फैक्टर रहती है, इसलिए अपन स्ट्रीमिंग में यूडीपी का यूज करते हैं। यूडीपी, टीसीपी, ओएसआई मॉडल ये मैंने बता दिए। ओएसआई मॉडल में किसी को डाउट है, टीसीपी में कोई डाउट हो, टीसीपी मॉडल में डाउट हो, किसी में भी डाउट हो, एक बार वो पूछ सकता है अभी। कोई भी किसी भी किसी चीज में डाउट हो। एनीवन? नहीं, क्लियर है। क्लियर। अगर अगर आपको आज नहीं कल भी, अगर आप इसको मैं पीपीटी शेयर करूंगा, अगर पीपीटी में अगर आपको डाउट लगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे पीपीटी शेयर करूंगा, मैं आपको पीपीटी में अगर डाउट लगे कि नहीं मैं ये पढ़ रहा हूँ मेरे को समझ नहीं आया, तो आप मेरे को डीएम कर सकते हैं, मैं आपको फिर से क्लास में आके समझाऊंगा कि नहीं ये समझ में नहीं आया, इस थ्रू समझो, अगर यहाँ से समझ में आ गया तो ठीक है। क्योंकि मैं तुम्हें अब मतलब सब लोगों को बहुत ऊपर ऊपर की चीजें बता रहा हूँ, ज्यादा अंदर की चीजें नहीं बता रहा हूँ। आप जब एप्लीकेशन लेयर पढ़ोगे तो बहुत सारी चीजें पढ़ोगे, तो आपको लगेगा कि यार नहीं अभिषेक ने हमें गलत पढ़ाया था। नहीं, अभी आपके दिमाग में इतनी ही चीजें जा सकती है, अभी आप साइबर सिक्योरिटी के बिगनर फेस में हो, तो आपको इतना ही आपको पता चल जाएगा, हाँ 7 लेवल होती है, ओएसआई मॉडल होता है, ये चीजें होती है, ये होती है ये। जब आप इंटरमीडिएट लेवल पे जब इनके साथ खेलोगे, आप इनके साथ वर्क करोगे, तब आपको उनके बारे में और चीजें जाननी होगी, और आप इनके बारे में अलग अलग चीजें जानोगे। हम्म। उसके बाद अब हम स्विच करते हैं डीएनएस मॉडल के, डीएनएस के बारे में। डीएनएस क्या होता है? डोमेन नेम सर्वर, इसका फुल फॉर्म है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये नेटवर्किंग के ऊपर, नेटवर्किंग में, क्योंकि इससे इसके साथ बहुत सारी हैकिंग होती है। डीएनएस को स्पूफ करके, डीएनएस क्वायरी को हैक करके, डीएनएस को हैक करके, डीएनएस सर्वर को हैक करके बहुत सारी हैकिंग, बहुत सारे अटैक हुए हैं पास्ट टाइम में। क्या पता फ्यूचर में भी हो, क्या पता प्रेजेंट में भी हो, क्या पता अभी भी इसमें कुछ वल्नरेबिलिटीज अवेलेबल हो, क्योंकि डीएनएस जब आया था इसमें लेक ऑफ वल्नरेबिलिटी थी, और प्रेजेंट टाइम में भी इसमें लेक ऑफ वल्नरेबिलिटीज है। इसमें बहुत सारे हैक्स हो सकते हैं, बस थोड़े हाई लेवल पे होते हैं इसके हैक, हाई लेवल अटैक्स होते हैं। इसलिए जो छोटे लेवल के, जो नॉर्मल सिंगल पर्सन इसको नहीं करता, नॉर्मल डीएनएस सर्वर अपने सबके लिए इंपॉर्टेंट है। डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सर्वर। डोमेन नेम सर्वर क्या होता है? डोमेन नेम सर्वर में आपको बता दूं, डोमेन को आईपी में एक्सचेंज कन्वर्ट नहीं कह सकते अपन को, डोमेन का आईपी निकाल के लाना और आईपी का डोमेन निकाल के लाना दोनों तरह से वर्क करता है। ऐसे नहीं होता है कि डोमेन से आईपी को फाइंड करेगा या आईपी से डोमेन को फाइंड करेगा, दोनों दोनों तरफ से वर्क करता है डीएनएस। डीएनएस एक चीज बताऊं, जो अपना सिस्टम है, जो अपनी डिवाइस है, जो अपना लैपटॉप है, जो अपना विंडोज 10 है, विंडोज 11 है, जो अपना सारा ओएसआई ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये जैसे कि ये गूगल.com हो गया, फेसबुक.com है, ये नहीं समझता। उसको नहीं पता है, उसको एबीसीडी नहीं आती, उसको ओनली आती है बाइनरीज लैंग्वेज। ओनली उसको यहाँ तक कि पाइथन, जावा ये भी चीजें नहीं आती है, कुछ भी नहीं आता उसे, उसे एबीसीडी का कुछ पता ही नहीं है। उसको ओनली आती है बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज में क्या होता है? वन और जीरो, वन और जीरो के अलावा उसे कुछ नहीं पता है।
वन और जीरो के अलावा उसको टू भी नहीं पता है, ना थ्री पता है, ना कुछ भी पता है, उसको वन और जीरो ही आता है। और ये सारी चीजें जो भी अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है वन बाइनरी लैंग्वेज के थ्रू ही वर्क कर रहा था इंटरनली। अपन को दिखता है facebook.com, अपन को दिखता है google.com, ये दिखता है। अब जब अपना ऑपरेटिंग सिस्टम समझता ही नहीं है एबीसीडी, जब उसको एबीसीडी, उसको वन टू थ्री कुछ टू थ्री फोर फाइव या कुछ भी नहीं आता है, तो फिर वो चीजों को रिजोल्व कैसे करता है, पता कैसे करता है कि मेरे से क्लाइंट ने ये पूछा है तो मुझे मैं उसे ये चीजें लेके आऊं। तो उसके लिए बनाई गई थी आईपी एड्रेस, डोमेन को, सभी डोमेन के अपने अपने एक आईपी एड्रेस होते हैं। एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है, सब अपने अपने सर्वर का। यूनिक तो नहीं कह सकते, हर सर्वर हर बार उसको एक आईपी एड्रेस असाइन करता है, अपन हर बार उसको नहीं नहीं कह सकते क्योंकि आप गूगल पे जब भी पिंग मारोगे तो हर बार डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ आईपीस आएगी, तो अपन ये भी नहीं कह सकते कि वो सबको एक यूनिक आईपी एड्रेस असाइन कर देता है हर टाइम पे। यूनिक आईपी एड्रेस कब असाइन करेगा, जब अपन ने उसे स्पेशल सर्विसेज वगैरह लिए, तब उसको अपन को एक यूनिक आईपी एड्रेस असाइन करेगा। अभी मैं आपको बता दूं डीएनएस सर्वर कैसे काम करता है। फर्स्ट, जब अपन अपने पीसी से आपको ऐसा लगता होगा डायरेक्ट में मेरे को fb.com सर्च करना है तो डायरेक्ट कहाँ पे जाएगी रिक्वेस्ट, fb.com। कभी नहीं जाती, कभी ऐसा कुछ होता ही नहीं है कि आपकी डायरेक्ट डायरेक्ट रिक्वेस्ट fb.com, google.com, किसी भी डोमेन के किसी भी सर्वर के पास चले जाए, कभी नहीं होता। अगर ऐसा होता तो लाखों अटैक होते, लाखों चीजें प्रेजेंट में होती रहती। ऐसा नहीं होता। क्या होता है, जब अपन ने google.com सर्च किया तो सबसे पहले आपका जो डीएनएस सर्वर है, मतलब आपकी रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, क्योंकि सबसे पहले उसको आईपी ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि सर्वर तो कुछ समझता ही नहीं है। सर्वर आईपी एड्रेस जानता है बस, इसके अलावा कुछ नहीं जानता है। तो सबसे पहले जब आपकी ये रिक्वेस्ट है google.com, ये सबसे पहले डीएनएस सर्वर के पास नहीं जाती। ये फ्लो चार्ट मैंने कैसे कॉपी करके पेस्ट किया था, नहीं जाती इसमें। मैंने आपको थोड़ी इंफॉर्मेशन दी ताकि आपको, हाँ, अपने दिमाग में मोटा मोटा रहे। तो सबसे पहले यहाँ नहीं जाती, मैं बता दूं, सबसे पहले आपकी जो कैश मेमोरी रहती है, जैसे कि आपने इन फ्यूचर पहले ही google.com सर्च किया था, बहुत पहले, मतलब आपने 10 दिन पहले google.com किया था, सर्च किया था, तो आपके जो हार्ड डिस्क मेमोरी रहती है, जो परमानेंट मेमोरी रहती है, उसमें एक कैश फाइल जाके सेव हो जाती है, जहाँ पे google.com रहता है, google.com की आईपी रहती है, google.com का पेज रहता है, जो भी आपने पेज ओपन किया था, जो भी आपने सर्विस ओपन रहेगी वो आपके काय में कैश मेमोरी में जाके सेव हो जाएगी। तो सबसे पहले आपका जो सबसे पहले आपकी रिक्वेस्ट जाएगी आपकी केस मेमोरी में, वहां पे देखेगी कि google.com की आईपी एड्रेस है, हमने गूगल.com का कुछ भी पेज पहले रिलोड किया है, कुछ भी एक्सेस किया, तो सबसे पहले कहाँ जाएगी, कैश मेमोरी में। अब कैश मेमोरी क्या होती है, कुकीज क्या होती है, ये अभी मैंने आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि ये अगर मैं उसको लगाया था बहुत टाइम लग जाएगा। कैश क्या होगी, कुकीज क्या होगी, ये आप जाके देख लेना इंटरनेट पे। कैश मेमोरी में आपको अभी बता दूं कैश मेमोरी क्या होती है। कैश मेमोरी में कैश मेमोरी में आपकी जो भी पास्ट में जो भी आपने वेबसाइट एक्सेस की है, आपने जो भी सर्विस यूज की है, उसमें जाके उसका एक टेम्परेरी फाइल उसमें जाके सेव हो जाती है। देखना आपके आपके फोन में या आपके पीसी में या आपके लैपटॉप में एक जगह कैश फाइल या कैश मेमोरी से एक फोल्डर क्रिएट रहेगा जहाँ पे बहुत सारी फाइल्स पड़ी रहेगी, आपको लगेगा वो वायरस है, वो वायरस नहीं, वो यही फाइल होती है। तो कैश मेमोरी में वो चीजें होती हैं। तो सबसे पहले आपका पीसी, आपके पीसी मतलब आप कहाँ पे रिक्वेस्ट करोगे, आपकी कैश फाइल में रिक्वेस्ट जाती है सबसे पहले, जैसे google.com। तो सबसे पहले वहां पे जाएगी, वहां पे सर्च करेगी है या नहीं, नहीं हो, अगर वहां पे नहीं हुआ तो आपकी रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, आपकी रिक्वेस्ट जाएगी डीएनएस सर्वर के पास। डीएनएस सर्वर के पास कैसे जाएगी, डीएनएस सर्वर की अपनी एक मान लो फोन बुक होती है। एग्जाम्पल देके बता रहे हैं, फोन बुक तरह की लिस्ट रहती है जिसमें जो टॉप डोमेन रहते हैं, जैसे google.com होगा, facebook.com, ये सबके आईपी ऑलरेडी प्रेजेंट रहती है, जो टॉप लेवल के रहते हैं वो सबके आईपी एड्रेस रहती है। मोस्टली यहाँ पे जो भी आप सर्च करते हो वहाँ पे मिल जाती है, यहाँ पे मिल जाता है आपको जो भी आप, जैसे google.com, facebook.com, अपने अदर youtube.com, ये भी जो भी गूगल पे सर्च इंजन पे सर्च बना यहाँ पे मोस्टली मिल जाता है क्योंकि आप वही चीजें सर्च करते हो। तो डीएनएस सर्वर के पास मोस्टली टॉप लेवल के जो डोमेन रहते हैं वो रहते हैं, तो वो यहाँ से रिजोल्व, यानी कि जो डोमेन है उसको आईपी में कन्वर्ट कर लेगा, मतलब आईपी फाइंड कर लेगा, देन कहाँ पे भेज देगा, आपके सर्वर के पास। जो भी आपने fb.com सर्च किया तो उसको आईपी पता चल गई कि यहाँ ये यहाँ पे कहाँ पे भेजना है अपन को, fb.com के पास भेजना है, तो fb.com के सर्वर के पास पहुंच जाएगा। बट बाय चांस यहाँ पे आईपी एड्रेस नहीं मिला तो रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, तो उसके बाद आपकी रिक्वेस्ट
आपकी रिक्वेस्ट डीएनएस सर्वर के पास गई, उसके बाद डीएनएस सर्वर से जाएगी आपके रूट डीएनएस। रूट डीएनएस क्या होता है? रूट डीएनएस, मैं बता दूं रूट डीएनएस क्या होता है। रूट डीएनएस होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, जैसे रिलायंस, एयरटेल, जियो, ये होगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। उन्हीं को बोलते हैं रूट डीएनएस। इनके पास जाएगी। यहाँ पे भी इन सबका अपना सर्वर रहता है। ये डोमेन फाइंड करेंगे, डोमेन चेक करेंगे। आपके डोमेन जो रहेगा, जैसे कि fb.com होगा, तो fb.com का वो आईपी एड्रेस सर्च करेंगे, क्या आईपी एड्रेस होगा, पूरा आईपी एड्रेस देखेंगे। वो अगर यहाँ पे भी अगर बाई चांस नहीं मिले, अगर मिल गई, तो यहाँ से कहा जाएगा डीएनएस के पास जाएगा, और डीएनएस कहाँ भेजेगा? आपके क्लाइंट के पास भेज देगा। आपके सॉरी, आपके सर्वर के पास भेज देगा, fb.com के पास भेज देगा। अगर बाई चांस यहाँ भी नहीं मिला, तो फिर कहाँ जाएगी? उसके बाद जाएगी टॉप लेवल डोमेन, जो टॉप लेवल डीएनएस सर्वर होते हैं, उसके पास जाएगी आपकी रिक्वेस्ट। इसके बीच में एक और रहता है रिजोल्वर। यहाँ पे मैं बता दूं, इससे रूट डीएनएस से पहले एक और रहता है रिजोल्वर। डीएनएस से फिर कहाँ जाएगी? रिजोल्वर के पास जाती है। वो मोस्टली टर्म यूज नहीं करते, पर रिजोल्वर के पास जाती है, फिर रूट के पास जाती है, फिर टॉप डोमेन के पास जाती है, फिर ऑथोरेटिव नेम सर्वर के पास जाती है। तो रिजोल्वर अभी आप छोड़ दो, आपको नहीं भी समझ में आया तो छोड़ दो, रूट डायरेक्ट समझ लो, रूट डोमेन के पास जाती है। यहाँ पे नहीं मिला तो फिर क्या जाते हैं? टॉप लेवल डोमेन के पास जाती है। अगर यहाँ पे भी नहीं मिला, तो फिर डीएनएस के पास रिक्वेस्ट आती है, फिर कहाँ जाती है? ऑथोरेटिव नेम सर्वर। अब जो ये ऑथोरेटिव नेम सर्वर है, यहाँ पे आपकी रिक्वेस्ट मिलनी ही मिलनी है। आपका डोमेन की आईपी मिलनी ही मिलनी है, कुछ भी हो, कोई सा भी डोमेन हो, बस। इसका रीजन है क्योंकि ये जो ऑथोरेटिव नेम सर्वर होते हैं, ये कौन है? जो आपको होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं। होस्टिंग प्रोवाइड, जैसे वो होस्टिंगर होगा, गोडीडी होगा, ये सब जो आपको होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं, जो आपको डोमेन असाइन करके देते हैं, वो ही होते हैं ऑथोरेटिव नेम सर्वर। क्योंकि अब इनके पास तो मिलना ही रहेगा। क्यों मिलना रहेगा? क्योंकि आप कहीं भी डोमेन कहीं से भी असाइन करवाओगे। जैसे कि मैंने मेरी वेबसाइट का, जैसे मेरी खुद की कंपनी है साइबर कवच। साइबर कवच की मेरे को वेबसाइट बनानी है, thecybercoach.com। तो .com में कहीं पे तो रजिस्टर करूँ, या तो मैं होस्टिंगर से लूंगा, या GoDaddy से लूंगा, या अदर जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनसे लूंगा। तो ये ऑथोरेटिव नेम सर्वर में वही लोग आते हैं। तो यहाँ पे मेरे को मेरी आईपी एड्रेस मिलना श्योर है, 100% यहाँ पे मिलेगी सही। उसके बाद यहाँ से आईपी एड्रेस जाती है डीएनएस के पास। डीएनएस अब मेरे को भेजेगा कहाँ पे? ये भेजेगा मेरे को मेरे क्लाइंट, मेरे सर्वर के पास। फिर वहां से रिक्वेस्ट फेच होके जाती है क्लाइंट के पास। जो आपने सर्विसेज मांगी है, जो भी आपने डाटा मांगा है, वो सब आपको मिल जाएगा। ये होता है पूरा डीएनएस सर्वर। डीएनएस सर्वर, डोमेन नेम सर्वर, इसका फुल फॉर्म है। डीएनएस सर्वर क्या होता है? एक एक और चीज मैं बताऊं, डीएनएस सर्वर कन्वर्ट नहीं करता है। आईपी एड्रेस टू डोमेन कन्वर्ट कभी नहीं करता है, क्योंकि उसके पास वो परमिशन नहीं है कि वो खुद अपनी आईपी एड्रेस बना के दे, या यूनिक हर कोई सी आईपी बना के दे। नहीं, वो बस फाइंड करता है। डीएनएस बस फाइंड करता है चीजों को, मतलब आईपी एड्रेस को, चीजों को नहीं, आईपी एड्रेस को फाइंड करता है। किसके? कि कहाँ कहाँ पे फाइंड करता है? रूट डोमेन डीएनएस फाइंड कर रहा है, टॉप लेवल डीएनएस के पास चला जाएगा, वहां पे भी नहीं मिली तो ऑथोरिटी के पास चला जाएगा, बेचारा खोजता रहता है। तो ये होता है डीएनएस। अब डीएनएस में जो आपको ये रूट डीएनएस दिख रहा है, यहाँ पे ये मोस्ट, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली सारी चीजें मिल जाती है। और ये रूट डीएनएस क्या होता है? जो आपके आईएसपी सर्विस सर्विस प्रोवाइडर है, ये प्रेजेंट टाइम में अपने वर्ल्ड वाइड ओनली 30, मतलब 13 डीएनएस रूट नेम सर्वर है। हाँ, 13 ही है। 13 रूट डीएनएस सर्वर है, जहाँ मैंने अभी देखा था 2-3 महीने, तो 13 13 ही थे। आज बढ़ गया हो तो पता नहीं, पर पहले 13 ही थे। 13 रूट रूट नेम सर्वर थे। हाँ, तो इसमें कुछ डाउट है डीएनएस से रिलेटेड? एक बार और मैं शॉर्ट में समझा सकता हूँ इसे और अच्छे से, अगर किसी को डाउट आया, बिल्कुल कुछ थोड़ा भी डाउट गया तो। एनीवन? चलो ठीक है। अब हमारा नेटवर्किंग का ऑलमोस्ट पार्ट, मतलब पूरा पार्ट खत्म हो चुका है। यही चीजें मेरे को इंट्रोड्यूस करवानी थी। मैंने आपको टीसीपी बता दिया है, अब मैंने आपको यूडीपी बता दिया, मैंने आपको ओएसआई मॉडल बता दिया। उसके बाद अपन ने थ्री वे हैंडशेक देख लिया, पोर्ट्स देख लिया अपन ने, एचटीटीपीएस यानी एचटीटीपी, मैक एड्रेस, आईपी एड्रेस। उसके बाद अपन ने टोपोलॉजीज पढ़ ली हैं। ऑलमोस्ट जो जो मैंने आपको मॉड्यूल में बताया था, वो सारी चीजें कंप्लीट कर लिए।
आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, मैंने एक चीज नहीं बताई है आपको, और वो कहाँ पे नहीं बताई है, मैंने आपको नहीं बताई है। फर्स्ट जो अपन ने फर्स्ट मॉड्यूल दिया पढ़ा था साइबर सिक्योरिटी में, उसमें मैंने आपको एक टर्म वहाँ पे एक टॉपिक मेंशन किया था, इथिकल हैकिंग। मैंने वो नहीं बताई है, मैंने वो जानबूझ के छोड़ा था, कि क्यों छोड़ा था उसके रीजन मैं भी आपको बता दूं। अगर आप मॉड्यूल में देखो, आप अगर कंफ्यूज हो, आपको लग रहा हो कि नहीं अपन सामने वाले ने अपन मॉड्यूल में एक्सप्लेन बताया था कि हाँ ये पढ़ाएंगे, ये नहीं पढ़ाया, तो मैंने एक इथिकल हैकिंग एक टर्म छोड़ी है उसमें। और क्यों छोड़ी है, मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था पूरा साइबर सिक्योरिटी डोमेन। मैंने साइबर सिक्योरिटी बेसिक बतवा का बोला था कि हाँ अपन साइबर सिक्योरिटी पूरा बेसिक पढ़ेंगे। तो साइबर सिक्योरिटी बेसिक में एथिकल हैकिंग नहीं आती। अगर मैं एथिकल हैकिंग मेरे को अगर इंट्रोड्यूस करना था, तो मेरे को फोरेंसिक भी करना पड़ता, मेरे को सिस्टम हैकिंग भी करना पड़ता, मेरे को वेब हैकिंग करना पड़ता, मेरे को बग बाउंटी करना होता। सब चीजें मेरे को यहाँ पे एक इंट्रोड्यूस करनी पड़ती, मेरे को एक उसका देना पड़ता। उसलिए मैंने इथिकल हैकिंग छोड़ी है, क्योंकि इथिकल हैकिंग, सिस्टम हैकिंग, वेब हैकिंग, फोरेंसिक, बग बाउंटी, सब चीजें इन्हीं में ही आती है। अगर आपने ये नेटवर्किंग बताई मैंने, इस नेटवर्किंग को अगर आपने डीपली पढ़ लिया, तो ये सारी नेटवर्किंग आपको सारी चीजों में इम्प्लीमेंट होगी। मैं आपको अभी इन्यूमरेशन बताऊंगा, रिकोनेंस बताऊंगा, आपको फुटप्रिंटिंग बताऊंगा, जो भी उसमें मैं प्रैक्टिकल्स करवाऊंगा, मैं आपको लिनक्स एक्यूट कमांड बताऊंगा, जो भी उसमें प्रैक्टिकल करवाऊंगा, वो सारी चीजें सब में यूज होगी। कहाँ का यूज होगी, आपकी इथिकल हैकिंग, व्हाइट हैकिंग, ब्लैक हैकिंग, ग्रे हैकिंग, सब में यूज होगी वहाँ पे। आपकी सिस्टम हैकिंग, वेब हैकिंग, सब जगह आपकी वो चीजें, ये टर्म से यूज होंगी। इसलिए मैंने आपको ये चीजें, बेसिक चीजें सारी मैंने सोचा कि सारी बेसिक 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 चीजें आपको इस वर्कशॉप में इंट्रोड्यूस की जाए। अब ये चीजें अगर आप थ्योरी पूरा माय अगर आपको, और अगर इसको यूट्यूब करके गूगल करके एक्सप्लेन कर लोगे, तो मोस्टली आप समझ जाओ कि हाँ आप साइबर सिक्योरिटी, अगर इन चीजों को अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर आप मतलब पास्ट में अगर आप कुछ मूवी देख के या किसी भी टर्म को सुन के, हैकिंग, मोबाइल हैकिंग, व्हाट्सएप हैकिंग, इंस्टाग्राम हैकिंग, अगर सुन के अगर साइबर सिक्योरिटी में आए, तो ये चीजें आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ साइबर सिक्योरिटी एग्जैक्ट क्या होती है। ये मैंने आपको ऊपर ऊपर का बताया, मतलब आप समझ जाओ कि हाँ साइबर सिक्योरिटी ये होती है, साइबर सिक्योरिटी व्हाट्सएप हैकिंग नहीं होती है। इसके थ्रू आप साइबर सिक्योरिटी में आगे बढ़ सकते हो। आपको पता चलेगा क्या क्या पढ़ना है। मेरे को नेटवर्किंग पढ़नी है, मेरे को फंडामेंटल पढ़ना है साइबर सिक्योरिटी के, मेरे को रिकोनेंस पढ़ना है, मेरे को फुट प्रिंटिंग पढ़ती है, मेरे को स्कैनिंग पढ़नी है, मेरे को इंफॉर्मेशन गैदरिंग पढ़नी है, मेरे को ये चीजें पढ़नी है। तो हाँ, कि मेरे को इसमें कहीं पे आपने आपने सुना कहीं पे व्हाट्सएप की, नहीं सुना ना? वही। तो बेसिकली साइबर सिक्योरिटी ये है। मैंने नेटवर्किंग, यानी नेटवर्किंग साइबर सिक्योरिटी में 60% है, इसलिए मैंने नेटवर्किंग में ज्यादा फोकस दिया। अब हम स्विच करेंगे कहाँ पे, हम स्विच करेंगे अब लिनक्स में। हम लिनक्स का इन्वायरमेंट सेटअप करेंगे। और इन्वायरमेंट सेटअप करने से पहले मैं आपको बता दूं, इन्वायरमेंट सेटअप कहाँ से होगा। इन्वायरमेंट सेटअप करने से पहले आपको एक काले काले लिनक्स की ओएसआई फाइल चाहिए रहेगी। अ, उसके बाद आपको काले लिनक्स से एक वर्चुअल इन्वायरमेंट चाहिए रहेगा। काले लिनक्स का वर्चुअल वर्चुअल वीएमवेयर आप डाउनलोड कर सकते हो, जैसे मैं आपको बता दूं। वीएमवेयर वीएमवेयर के आप ऑफिशियल वर्क स्टेशन प्लेयर पे यहाँ पे आप जाके क्लिक कर सकते हैं। यहाँ आपको आपको सारे बहुत सारे प्ले स्टेशन आएंगे वीएमवेयर के। एक वीएमवेयर होता है, और एक होता है वर्चुअल बॉक्स। VMware और वर्चुअल बॉक्स में क्या डिफरेंस है? नथिंग, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। वो VMware पेड है, और जो वर्चुअल बॉक्स है फ्री है। पर आप VMware को भी फ्री में यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं मैं बताऊंगा आपको। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, इस वेबसाइट पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको काय के लिए चाहिए, आपकी होस्ट मशीन क्या है, जो आपकी होस्ट मशीन है वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं VMware को। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करूँ VMware डाउनलोड के लिए, एक सेकंड रुकना, इस साइट से नहीं होगा, ओपन हो जाने दो। यहाँ पर आप जाके आपको जैसा भी जो भी आपको चाहिए, जो भी आपके सिस्टम से रिक्वायर्ड है, आपको जो भी सिस्टम में जैसे कि कोई का Ryzen 3 है, कोई का Ryzen 5 है, इंटेल 3 है, इंटेल 5 है, ऐसा कुछ जो भी आपकी रिक्वायरमेंट, जो भी आपकी लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन है, वैसे आप प्ले स्टेशन डाउनलोड कर सकते हो। ज़्यादा हेवी डाउनलोड मत करना। यहाँ पे बहुत सारे प्ले स्टेशन आते हैं, यहाँ पे आपको डाउनलोड लिंक मिल गई है यहाँ पे भी। और आपको डाउनलोड यहाँ से भी मिल जाएगा, ये वही वेबसाइट खुलेगी। VMware, ये ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं। देखो, यहाँ पे आप ये VMware वर्क स्टेशन सर्च करोगे, यहाँ पे आपको डायरेक्ट वेबसाइट मिल जाएगी। देखो, यहाँ पे आपको डाउनलोड डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। आपको काय के लिए चाहिए, आपको
वर्कस्टेशन प्रो 17 आ चुका है। पहले सिक्स मेरे 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 पास तो अभी 16 है, 17 आ चुका है। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। क्या के लिए चाहिए आपका होस्ट मशीन, यानी कि प्रेजेंट में आपके पास कौन है, विंडोज है या आपका लिनक्स इन्वायरमेंट है। लिनक्स इन्वायरमेंट में तो आपको लिनक्स में किसी वर्कस्टेशन की जरूरत पड़ेगी नहीं लिनक्स चलाने के लिए। आपका अगर विंडोज है तो विंडोज में आप डाउनलोड कीजिए। और इसको डाउनलोड करने से बाद आपसे ये जब इंस्टॉल करोगे तो तब आप आपसे ये एक एपीआई की मांगेगा। एपीआई की कहाँ से मिलेगी आपको, आप सर्च कर सकते हो VMware, VMware। यहाँ पे लाइसेंस की मिल, सॉरी, यहाँ पे लाइसेंस की का आएगा, यहाँ पे VMware वर्कस्टेशन लाइसेंस की। गिटअप पे जाना आप। यहाँ पे गिटअप पे जाओगे आप जैसे ही सेंड आपको यहाँ पे आपको एपीआई की मिल जाएगी इसकी, क्योंकि ये पेड है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा है दिस की कैन वी गेट ऑफ एनी टाइम, ये कभी भी बंद हो सकती है। ये जो आपको यहाँ पे ये चेक्ड है, ये जो बाय आपको दिख रहा है MC06, ये आपको मैं जूम करके बता दूं, MC06H, ये वाली चेक्ड है, मतलब ये वर्क कर रही है। ये अनचेक्ड है, मतलब ये वर्क भी कर सकती है, नहीं भी वर्क कर सकती है। तो आप इनको डाल के देखना आपकी एपीआई की में, अगर ये वर्क कर रही है तो आपका डायरेक्ट प्ले स्टेशन चालू हो जाएगा। VMware, ये मैं आपको VMware के लिए बता रहा हूँ, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये आप वहां पे देख रहे हो, ये आप डाउनलोड करोगे, जैसे डाउनलोड पे क्लियर करोगे आपको यहाँ पे डाउनलोड होने लग जाएगा। देखो यहाँ पे डाउनलोड होने लग गया है। ये 572 का ये MB का है ये। तो जैसे ये डाउनलोड हो जाएगा, इस पे क्लिक करोगे, डायरेक्ट नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस नेक्स्ट 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 करना है और कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद आपका लाइसेंस की मांगेगा। लाइसेंस की में क्या बता दिया मैंने, आप गिटहब पे जाओगे, सर्च मारोगे, आपको यहाँ से मिल जाएगी। यहाँ पे मिल जाएगी, वर्क कर रही है, एक्चुअली वर्क कर रही है, मैंने भी गिटहब से उठाई थी, मेरा वर्क कर रहा है 2 साल से, एग्जैक्ट प्रॉपरली वर्क कर रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको यहाँ भी प्रॉब्लम आए तो एक और सेटअप आप कर सकते हैं वर्चुअल बॉक्स का। वर्चुअल बॉक्स ये टोटली फ्री है, इसमें कोई की वी की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये वर्चुअल बॉक्स ये आपको दिया हुआ है, देखो यहाँ पे सबसे पहले वही ओपन आपकी वही साइट आएगी, जैसे आप वर्चुअल बॉक्स सर्च करोगे। थोड़ा टाइम लेके, नेटवर्क स्लो है। ये आपकी होस्ट मशीन क्या है यहाँ पे, मैं बता दूं, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि ये यहाँ पे यहाँ मेरे को लिनक्स से डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए तो यहाँ लिनक्स से क्लिक करना। नहीं, ये होस्ट मशीन पूछ रहा है कि आपकी होस्ट मशीन क्या है। तो आपकी होस्ट मशीन है विंडोज, तो आपको विंडोज के लिए VMware वर्चुअल बॉक्स चाहिए। तो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आपकी फाइल इंस्टॉल होने लग जाएगी। देखो यहाँ पे ये फाइल इंस्टॉल होने लग गई, ये वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल हो रहा। जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाएगा आपको कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट 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 करना है और कुछ भी सेटअप नहीं करना है बेसिकली। उसके बाद उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आपको काली लिनक्स की ऑफिशियल साइट पे जाना है। काली लिनक्स, लिनक्स सर्च करना, काली लिनक्स डाउनलोड, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आएगी। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है काली गेट, गेट काली। इस पे जाना है आपको। आपने जो भी इन्वायरमेंट सेटअप किया है, आपने वर्चुअल मशीन सेटअप की है, वर्चुअल बॉक्स सेटअप किया है या आपने VMware सेटअप किया है, उसमें आपको यहाँ पे दिया हुआ है ये। यहाँ पे आपको 4 तरह के दिखाई देंगे। आपका आप फर्स्ट आप देख लेना आपका 62 बिट सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम है या 64 बिट्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। या मैक वालों के लिए भी अलग दिया हुआ है, मैक वालों के लिए ये एप्पल सिलिकॉन, जो एप्पल वाले हैं, एप्पल वालों के लिए दूसरा इन्वायरमेंट सेटअप होगा, वो भी मैं बता दूं आपको। हाँ, यहाँ पे आपको जो भी 64 बिट्स आपका इन्वायरमेंट है या 32 बिट्स का आपका इन्वायरमेंट है, मतलब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंग आपका अगर 32 बिट्स है तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे, 32 बिट्स के अकॉर्डिंग आ गए, ये 62 बिट्स के अकॉर्डिंग आ गए, ये एप्पल वालों के लिए है, जो रईस वाले होते हैं, जो पैसे वाले होते हैं उनके लिए है। हाँ, अपन गरीब है तो अपने लिए ये है, क्या है, अपने लिए ये रिकमेंड दिया हुआ है, ये जो काली की वेबसाइट उनने लिख रिकमेंड करा हुआ है कि आप यहाँ से ये डाउनलोड कर लो। और इन सब का मैं आपको एक बता दूं कि इसमें क्या है, ये जो एवरीथिंग वाला है, इसमें सारी चीजें इनबिल्ड आती है, यानी कि ये हेवी होता है। और अपन को हेवी की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अपन आपको जो चीजें एसेंशियल रहेगी, जो चीज का आपकी जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वो इसमें भी इंस्टॉल हो सकता है। जो बेसिक है इसमें भी ये चीज इंस्टॉल कर सकते हैं आप मैनुअली। इसमें सारी चीजें ऑलरेडी इंस्टॉल रहेगी। उसके बाद अगर आपका 64 बिट्स है, आपका सिस्टम थोड़ा कमजोर है, आपका जो स्पेसिफिकेशन है थोड़ी कमजोर है, ग्राफिक कार्ड्स नहीं है, जैसे i3 पे वर्क कर रहा है, i3 पे वर्क कर रहा है, उसके बाद आपकी 7th जनरेशन है, 8th जनरेशन है, उसके लिए आप ये वीकली वाले डाउनलोड कर सकते हैं। ये थोड़ा इसमें ज्यादा एप्स, मतलब जो एप्स वगैरह नहीं आते हैं, नॉर्मल रहता है ये, ज्यादा सॉफ्टवेयर वगैरह नहीं आते हैं। और नेट इंस्टॉलर है, इसको तो आप डाउनलोड करना ही मत गलती से भी, ये ऑनलाइन चलता है। पर हाँ, हमेशा आपको इसके लिए
डाटा का नीड, डाटा की जरूरत रहेगी आपको, एक अच्छा कनेक्शन चाहिए रहेगा। अगर आपके पास अच्छा कनेक्शन है घर पे तो कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। इसमें आप चीजें डायरेक्ट जैसे भी आपको जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे आप इसको डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगा, आपको मैन्युअली चीजें नहीं करनी पड़ेगी। मेन वाली चीजें यानी कि आप जब काली लिनक्स से डाउनलोड करोगे, काली लिनक्स पे वर्क करोगे, कमांड करोगे, तब आपको पता चलेगा रिपोजिटरी क्या होता है, उसमें कौन से रिपोजिटरी अपने लिए इंपोर्टेंट होती है, कहाँ किस चीज के इंस्टॉल करने के लिए कौन सी रिपोजिटरी डालनी पड़ेगी, ये सब चीजें होती है। ये चीजें अभी आप अपना सोचो, आप डायरेक्ट डाउनलोड करना रिकमेंड वाला। देखिए यहाँ पे जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे, साइड में आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। हम्म अभी इसका सर्विस अनेबल बता रहा है प्रेजेंट टाइम में, पर आप जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा, ये डाउनलोड होने लग गया है, देखो यहाँ पे iOS फाइल है, 3.9 GB की है। हाँ, अब जहाँ पे यहाँ पे जो डाउनलोड हो रहा है, यहाँ पे मिल रही है 200 KB, 190 KB, 200 KB। आपके घर में कितना ही अच्छा कनेक्शन हो, आपकी 100 MBPS के आपने कनेक्शन ले रखा हो, आपने 1000 MBPS का कनेक्शन ले रहा, आप फोन से डाउनलोड करो, कहीं से डाउनलोड करो, ये फाइल स्लो ही डाउनलोड होगी। परेशान मत होना कि नहीं यार इसमें 200 KB मिल रहा है, आधा घंटे लग रहा है, 1 घंटे लग रहा है, ये स्लो ही डाउनलोड होगी। एक ही बार डाउनलोड होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप टाइम दे सकते हो। इसको स्लो ही डाउनलोड होगी, काले लिनक्स बिल्कुल 200 KB स्लो। इसमें आप कोई वीपीएन का, प्रोक्सी का वगैरह का यूज करने मत बैठ जाना कि नहीं मैं प्रोक्सी यूज करूँ, मैं वीपीएन यूज करूँ तो इसका स्पीड बढ़ जाएगी, नहीं। क्योंकि यूट्यूब पे आप सर्च करोगे ना, आपको ये प्रॉब्लम आएगी, तो बहुत सारे बोलेंगे आपको कि नहीं प्रोक्सी यूज कर लूं, मैं वीपीएन लगा लूं तो इसकी स्पीड बढ़ेगी, कभी नहीं बढ़ेगी। कभी इसको डे नाइट कभी भी डाउनलोड कर लेना, ये ऐसे डाउनलोड होगा, ये एक क्योंकि ये आपके सिस्टम में एक इन्वायरमेंट सेटअप, एक ओएसआई फाइल है, इसलिए ये स्लो ही डाउनलोड होती है, आईएसओ फाइल का रहता है ऐसा। तो मैंने आपको बता दिया कहाँ कहाँ चीजें डाउनलोड करनी है। मैंने आपको इतना सा बता दिया कि आपको वर्चुअल बॉक्स VMware आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो कल सेशन होने से पहले आपको ये दोनों चीजें सेटअप करके लानी है। कल मैं बताऊंगा आपको, श्योरली बताऊंगा, पर जैसे कि मैंने आज भी फर्स्ट में सेशन में आया था, मैंने पूछा था कल जो था, कोई ना बोला, कोई सब इंट्रोवर्ट होकर बैठे रहते, नहीं। कल मैं पूछूंगा किस किस ने आपको काली लिनक्स इंस्टॉल किया हुआ है। आज हम बाकी काली लिनक्स को थ्योरी थ्योरी पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो नहीं, आप ये इन्वायरमेंट सेटअप कर लेना, कैसे भी सेटअप, आप यूट्यूब करो, गूगल पर करो, सेल पे एक्सप्लोर करो, कैसे इंस्टॉल होगा, कैसे नेटवर्क वर्क करेगा, कैसी चीजें होती है, कुछ नहीं है तो उसमें बिल्कुल सिंपल, नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, VMware में भी नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, और काली लिनक्स में थोड़ा एक दो जगह कंटिन्यू आएगा तो कंटिन्यू कर लेना, बस और कुछ नहीं करना। आज अब स्विच करेंगे हम बेसिक कमांड में, काली लिनक्स का मैंने एक मॉड्यूल्स रखा था, बेसिक लिनक्स कमांड। हालांकि हम बेसिक लिनक्स कमांड में थोड़ी पार्ट देखेंगे, ज्यादा कमांड पार्ट नहीं देखेंगे, क्योंकि मैंने अभी आपको अगर कमांड पार्ट दिखा दिया तो आपके आउट ऑफ माइंड चला जाएगा और आप समझोगे नहीं, आप समझो बहुत टफ है, बीच में ड्रॉप कर दोगे, ऐसा नहीं। मैंने किया था, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो आज हम देखेंगे व्हाट इज काली लिनक्स, काली लिनक्स होता क्या है। काली लिनक्स होता क्या है ये जानने के लिए मैं बता दूं आपको, विंडोज और काली लिनक्स दोनों अपना जो वर्क है, साइबर सिक्योरिटी का जो वर्क है, आपको अटैक्स करना है, आपको सब डोमेन फाइंड करने हैं, आपको जो भी करना है वो विंडोज में भी हो सकता है। पर हम काली लिनक्स क्यों यूज करते हैं, इसका मेजर डिफरेंस है कि काली लिनक्स में ऑलरेडी सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल आते हैं, एंड इसकी कमांड लाइन सिंपल है, इसका इंटरफेस सिंपल है, इसमें चीजें सिंपल है। आप जब विंडोज के साथ, जब विंडोज की CMD आप कमांड लाइन के साथ वर्क करोगे, आप आपका दिमाग स्टक हो जाएगा, क्योंकि वहां पे कमांड टफ होती है, वहां पे चीजें टफ होती हैं। जैसे कि लिनक्स में आप पिंग भी करोगे ना, और ट्रेस आउट भी करोगे ना, ट्रेस आउट की कमांड भी दूसरी, यहाँ पे सिंपल ट्रेस आरटी है, वहां पे पूरा ट्रेस आरटी फिल करना पड़ेगा। ये सिंपल बता रहा हूँ मैं आपको। कुछ भी पैकेज अगर आपको मैनुअली इंस्टॉल करना है तो वहां पे आपको लोकेशन देनी पड़ेगी, सब चीजें देनी पड़ेगी, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आपका सिंपल है कि आपको लिनक्स में एक कमांड टाइप करनी है, गेट एपीटी, उसके बाद आपको आपका पैकेज का नाम लिखना, देन डायरेक्ट इंस्टॉल हो जाएगी। इसलिए जो साइबर सिक्योरिटी है, जो भी अपना वर्क रहता है, वो काली लिनक्स प्रेफर करते हैं सब, जो भी हैकर्स वगैरह जो भी है सब काली लिनक्स प्रेफर करते हैं कि नहीं, काली लिनक्स में सब चीजें आपको बेसिक रहती है, वो सारी चीजें इंस्टॉल प्री इंस्टॉल मिलती है, इसलिए काली लिनक्स मिलता है। क्योंकि अपन जो यहाँ पे जो ये फाइल डाउनलोड करेंगे ना, वैसा फाइल वहाँ पे गई, यहाँ पे जो अपनी फाइल कर रहे हैं, इसमें इसका जब आप इसको पढ़ोगे तो इसमें 600 से ज्यादा फ्री सॉफ्टवेयर इंस्टॉल मिलेंगे आपको। तो ये अपने लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। काली लिनक्स की अपन पास्ट की बात करते हैं, किसने बनाया था, ये नाम देख लेना आप, लिनस टोवाल जो भी है, जो 1991 में बनाया गया था, लिनक्स कर्नल। ये काय पे बेस्ड है, यूनिक्स पे, डेबियन बेस्ड लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड है। डेबियन बेस्ड लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये बेसिकली जो भी लिनक्स रहते हैं, रेड रेड लिनक्स हो गया,
काली लिनक्स होगा, एक आर्क आ जाएगा, एक ब्लैक शिप आ जाएगा। ये सारे लिनक्स डेबियन बेस्ड लिनक्स, मतलब एक ही लिनक्स भी सब चीजें वर्क करती है, बस इसको थोड़ा सिंप्लीफाई सब चीजों का, मतलब रेड हैट लिनक्स में कुछ अलग अलग थोड़ा जो दूसरी चीजों के लिए होता है। देन लिनक्स अलग, काली लिनक्स अलग चीजों के लिए होता है, आर्क कुछ अलग चीजों के लिए होता है। तो अपन साइबर सिक्योरिटी के लिए काली लिनक्स है, काली लिनक्स काय पे बेस्ड है समझ लो, डेबियन बेस्ड लिनक्स पे बेस्ड होता है। और ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडोज होता है वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम होता है डेबियन बेस्ड। और ये सिमिलर है नॉर्मल आपने यूनिक्स, ये लिनक्स कहाँ से आया था, ये यूनिक्स से ही आया था। यूनिक्स से जब उसको अपग्रेड किया गया तो उसे लिनक्स कर दिया। ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है, एक चीज में एक्सप्लेन कर दूं। क्लोज सोर्स क्या होता है, ओपन सोर्स क्या होता है। क्लोज्ड सोर्स, क्लोज्ड सोर्स और ओपन सोर्स ऐसा नहीं है कि दोनों में अपन उसका डाटा नहीं देख सकते या कुछ भी होता है या वो पेड होते हैं। दोनों में दोनों अलग अलग, सबका अपना अपना है। ओपन सोर्स पेड भी हो सकता है, देन उसका अपन सोर्स कोड देख भी सकते हैं। मतलब ओपन सोर्स में तो अपन देख ही सकते हैं, क्लोज सोर्स में ऐसा रहता है कि वो पेड भी हो सकता है। ओपन सोर्स जो क्लोज्ड सोर्स रहता है अपन इसमें सोर्स भी देख सकते हैं, ये पेड भी हो सकता है। मतलब दोनों दोनों, ऐसा नहीं है कि दोनों का जो ओपन सोर्स है उसका अपन कोड देख ही सकते हैं। बहुत बार अपन ओपन सोर्स का भी कोड नहीं देख सकते, जो बिल्कुल क्रूशियस कोर्स है उसको नहीं देख सकते। तो इसको ऐसा डिफरेंशिएट मत करना ओपन सोर्स क्लोज सोर्स। ओपन सोर्स में बता दूं, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में काली लिनक्स, यानी कि अपन उसका कोड देख सकते हैं, उसके कोड में अपन अपने अकॉर्डिंग काली लिनक्स को अपन अपने कोडिंग बना सकते हैं। मैं ये भी बता दूं, अगर आपको अपना काली लिनक्स, अपना खुद का लिनक्स बनाना है ना, तो अपन बना सकते हैं, क्योंकि उसका जो सोर्स है वो ओपन सोर्स है और फ्री है। उसको अपन एक्सेस भी करते हैं, उसको अपन मॉडिफाई भी कर सकते हैं, उसको अपन देख भी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा अपन, ऐसा ये हाई लेवल की बात हो गई, अपना खुद का लिनक्स या अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बना के लिए पर बना सकते हैं, मैं आपको बता दूं। और यहाँ पे दिया हुआ है लिनक्स कर्नल होता है, वो कॉम्बिनेशन होता है सॉफ्टवेयर पैकेज से, यूटिलिटीज का, बहुत सारी यूटिलिटीज का। अब लिनक्स और विंडोज में एक डिफरेंस है। जो विंडोज रहता है वो हल्को स्लोली वर्क करता है, और जो लिनक्स रहता है वो थोड़ा हाई स्पीड के साथ वर्क करता है। अब ये स्पीड के साथ क्यों वर्क करता है, मैंने आपको टीसीपी यूडीपी समझाया था अभी पिछले में। जो आपका विंडोज होता है वो टीसीपी प्रोटोकॉल पे वर्क करता है। टीसीपी प्रोटोकॉल यानी कि वो आपको एरर रिपोर्ट करता है, अगर आपका कोई पैकेट छूट गया या कुछ भी छूट गया वहां पे रिपोर्ट करेगा। लिनक्स लिनक्स आईसीएमपी प्रोटोकॉल पे वर्क करता है। अब ये प्रोटोकॉल क्या है, अब जाके देखना, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होती है। एफटीपी प्रोटोकॉल्स होता है, टेलनेट प्रोटोकॉल्स होता है, आईसीएमपी प्रोटोकॉल्स होता है। तो जो आईसीएमपी प्रोटोकॉल्स होता है उस पर लिनक्स वर्क करता है। लिनक्स जैसे अपन ने पिंग करेंगे, पिंग में रिक्वेस्ट जाती है। तो जैसे ही, मतलब जैसे अपन ने गूगल पे रिक्वेस्ट करी तो किस किस के थ्रू गई है, ये सारी इंफॉर्मेशन लिनक्स में नहीं आती है, मतलब वो एरर रिपोर्ट नहीं करता। सिंपली ये देख लो, लिनक्स आईसीएमपी पे वर्क करता है और विंडोज टीसीपी प्रोटोकॉल्स पे वर्क करता है। ये आप नोट कर लेना, यही चीजें हैं। मैं आपको थ्योरी बता दूं, कल अपन इन सबका प्रैक्टिकल भी करेंगे, जैसे आप इन्वायरमेंट सेटअप कर लोगे ताकि आप मेरे साथ साथ करो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, हम्म, यहाँ पे मैंने गूगल को पिंग किया। पिंग कमांड क्या है, पिंग कमांड देखो यहाँ पे बता दूं कि पिंग कमांड क्या है। पिंग कमांड बस इतना सा है, पिंग कमांड कुछ भी नहीं है। सबसे फर्स्ट आप जब लिनक्स में जाओगे ना तो सबसे पहले शायद पिंग ही टाइप करोगे। पिंग कमांड क्या होता है, पिंग कमांड बताती है, जैसे आपने पिंग गूगल डॉट कॉम किया ना, तो पिंग गूगल डॉट कॉम यह है कि अपन, मतलब अपना जो पीसी है और गूगल डॉट कॉम का सर्वर दोनों एक दूसरे से कनेक्ट है। यानी कि आपका इंटरनेट चालू है या आपके इंटरनेट में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ना ही गूगल के सर्वर में कुछ प्रॉब्लम, मतलब आप उससे कनेक्शन बिल्ड कर पा रहे हैं। वही पिंग कमांड होती है। पिंग कमांड में 4 पैकेट्स पिंग कमांड भेजता है, मतलब ऐसे 4 पैकेट्स भेजता है। चार भी, हाँ, मोस्टली 4 पैकेट सेंड करता है। 4 पैकेट में क्या क्या आता है, देखो यहाँ पे आपको लिनक्स दिखा रहा है, ये लिनक्स फैन। यहाँ पे आ गया आईसीएमपी पैकेट से, यानी कि आईपीएस आईसीएमपी पैकेट से ये प्रोटोकॉल का वर्क कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे टीटीएल वैल्यू आती है, एक आएगी आरटीएल आईटीटी वैल्यू। इन दोनों के बारे में आपको नीचे बताऊंगा। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल रही है, बहुत सारी चीजें आई हैं। इन सब अपने सब जो जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आई है, सबका अपना अपना एक इंफॉर्मेशन देती है अपन को। अभी अपने मैंने आपको पिंग कमांड बताया, यहाँ पे आप बस पिंग कमांड समझ लो। यहाँ चेक करता है रिमोट मशीन इज ऑनलाइन, यानी कि आपका सर्वर ऑनलाइन है, या आप जिसको भी कनेक्शन करने चाह रहे हैं वो ऑनलाइन है, ये चीजें होती है। उसके बाद अपन ट्रेस रूट की बात करेंगे। ट्रेस रूट में क्या होता है, ट्रेस रूट में बस ट्रेस रूट का मतलब समझ लो। रूट का मतलब होता है रास्ता, और ट्रेस का मतलब होता है उसमें ट्रैक करना या उसके पीछे पीछे चलना, या मतलब उसका पता लगाना या कहाँ कहाँ जा रहा है। ट्रेस रूट का मतलब सिंपल ऐसा ही होता है। अपने साइबर सिक्योरिटी में ट्रेस रूट ऐसा ही वर्क करता है। ट्रेस रूट में यहाँ पे देखो दिख रहा है आपको, 192.168.0.43.45,
ऐसी बहुत सारी आईपीआई, यानी कि आपकी जो रिक्वेस्ट है ना, जो आपने गूगल यहाँ पे आपने टाइप करी है google.com, ये डायरेक्ट google.com के पास नहीं जा रही है, ये कहाँ जा रही है, ये समथिंग 12 जो 12, हाँ 12 जो दिखाई दे रहा है आपको आईपी एड्रेस, यानी कि इतने रास्तों से निकल के जा रही है, यानी कि इतने राउटर इसके बीच में पड़ रहे हैं, ये इतने जैसे कि ये सारी रिक्वेस्ट रहते हैं ना, ये अपन जैसे अपने राउटर से बाहर निकलती है तो अपने सेल टावर के पास जाती है, उसके बाद अलग टावर के पास जाती है, ऐसे करके अपनी रिक्वेस्ट ट्रेवल करती है। या आपके जो भी मॉडेम लगा हुआ है, जैसे आपके घर के बाहर जो भी कनेक्शन बना हुआ है ना, उसके बाहर जाते हैं, उसमें 12 चीज, पहले 12 सर्वर आ रहे हैं, उसके बाद अपने मेन सर्वर के पास जा रही है, यानी कि 12 रूट आ रहा है, उसके बाद जा रही है। बीच में आपको ये दिख रहा है 6 डॉट 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 डॉट, यहाँ पे ऐसा है, नॉर्मल ये बता रहा है, मतलब यहाँ पे इसने कोई अपनी आईपी एड्रेस वगैरह नहीं दी गई है, यहाँ पे जो टू वाला है यहाँ पे भी कोई आईपी एड्रेस नहीं दी गई है। बेसिकली कुछ भी नहीं है, अभी आप मत इसको कुछ मत देखो, यहाँ पे भी कोई आईपी थी, उसने अपना पैकेट उसके पास नहीं लिया, उसने डायरेक्ट आगे भेज दिया, इतना समझ लो, कुछ भी नहीं भी समझोगे तो कोई दिक्कत नहीं, बस इतना समझ लो ट्रेस रूट कैसे वर्क करता है। ट्रेस रूट की जैसे अपने कमांड डाली google.com लिया, वो बताएगा किस किस रूट से होकर जा रही है। तो जिस जिस भी रूट से होकर जा रही है, इसको अपन जैसे कि अपन के पास ये एक आईपी आ गई, ये आईपी आ गई, इसको अपन चेक कर सकते हैं कौन से रास्ते से होकर जा रही है रिक्वेस्ट, तो अपन इस पे इसको भी टारगेट बना सकते हैं। ये आ गई, ये भी टारगेट बताओ। और एक और चीज बता दूं, जब भी आप ट्रेस आउट google.com लिखोगे, हर बार चेंज आएंगी, क्योंकि एक रास्ता नहीं होता, हजारों रास्ते होते हैं google.com सर्वर के पास जाने के लिए। तो हर बार अलग अलग रास्तों के अलग अलग आईपी एड्रेस आएगा, और ये क्यों आएंगे अलग अलग, क्योंकि आपकी रिक्वेस्ट है ना, क्या होता है, सबसे पहले सबसे शॉर्ट रास्ता देखती है। शॉर्ट रास्ता मतलब ऐसा नहीं है कि वो जा रही है, इधर से जा रही है, उधर से जा रही है, लोग उसने कोई दूसरा ज्यादा बड़ा रास्ता डिसाइड कर लिया, नहीं। सबसे पहले वो शॉर्ट रास्ता डिसाइड करते हैं, जहां से वो जल्दी से जल्दी सर्वर के पास पहुंच सके, आपका काम जल्दी से जल्दी हो सके, ऐसा होता है। ट्रेस रूट आपको मैंने बता दिया, वो कुछ नहीं, आपका आपका जो भी राउट है आपके रिक्वेस्ट का, वो चेक करके बताता है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रही थी टीटीएल वैल्यू, और एक और होती है आईटीटी वैल्यू। आरटीटी और टीटीएल वैल्यू क्या होती है? टीटीएल टीटीटी टीटीएल का फुल फॉर्म होता है टाइम टू लीव, और आरटीटी का वैल्यू होता है राउंड ट्रिप टाइम। अब टीटीएल और आरटी, हेलो, वॉइस आ रही, वॉइस आ रही है मेरी क्लियर? हम्म। हाँ, क्लियर है। कहाँ पे छोड़ा था मैंने, मतलब आपको कहाँ से लेफ्ट हो गया था मैं? टीटीएल 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 और से आरटी अगेन डिफरेंस बिटवीन चल रहा था। अपना डिफरेंस टाइम्स टू बिटवीन लिव। बता। हाँ, तो सॉरी फॉर ये नेटवर्क इशू था, इसलिए मैं बाहर चला गया था। तो मैं आरटीटी और टीटीएल वैल्यू के बारे में बात कर रहा था। टीटीएल क्या होता है, टाइम टू लीव, और आरटीटी क्या होता है, राउंड ट्रिप टाइम। अब यहाँ पे आपने जैसे पिंग किया google.com को, तो यहाँ पे आपको आईसीसीएमपी और ये टीटीएल वैल्यू आई है। ये टीटीएल वैल्यू पता है आपको क्या बताता है? एक ये मिनट आपको अभिषेक बताता भाई, स्क्रीन शेयरिंग है, ऑफ है। स्क्रीन सॉरी शेयरिंग सॉरी ऑफ है। सॉरी सॉरी। Okay. अरे कोई इशू नहीं। आप सबको समझ आ रहा है ना? सॉरी, एक सेकंड। हाँ भाई। अगर आप कुछ भी सही हो। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंटिन्यू। स्क्रीन दिख रही है, विजिबल है अच्छे से? विजुअल है। पीपीटी दिख रहा है ना अच्छे से? हाँ। तो आरटीटी और टीटीएल, टीटीएल यानी होता है टाइम टू लीव, और आरटीटी यानी होता है राउंड ट्रिप टाइम। ये टीटीएल वैल्यू जो है यहाँ पे आपको शो हो रही होगी, ये टीटीएल वैल्यू जैसे हमने पिंग किया था, अपन ने देखा था अपना सर्वर लाइव है या नहीं है, तो अपन ने रिक्वेस्ट भेजी थी google.com को, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये टीटीएल वैल्यू। टीटीएल वैल्यू बेसिकली सबकी जैसे मेरा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है, सबकी टीटीएल वैल्यू पहले से ही डिसाइड रहती है। जैसे कि लिनक्स रहता है, इसकी 64 बिट्स टीटीएल वैल्यू डिसाइड रहती है, और जो विंडोज रहता है इसका 120 बिट्स डिसाइड रहती है पहले, मतलब पहले से फिक्स है। और सारी बहुत सारी वैल्यूज इनकी फिक्स रहती है। तो आप जब रिक्वेस्ट भेजते हो ना पिंग्स, तो आप पता लगा सकते हो कि आपका सर्वर लिनक्स यूज कर रहा है, विंडोज यूज कर रहा है, या अदर मैक यूज कर रहा है, या अदर कुछ यूज कर रहा है। तो अपन टीटीएल वैल्यू से पता लगा सकते हैं। वो पता लगा सकते हैं कि अगर लिनक्स वर्क कर रहा है, तो लिनक्स की फाइल फाइल हायरार्की क्या है, विंडोज किस चीज पे वर्क कर रहा होगा, मतलब अपने अपने दिमाग में थॉट प्रोसेस हो जाती है कि नहीं,
यहाँ पे ये वल्नरेबिलिटी से ये चीजें हो सकती है। ये जो टीटीएल बताती, और जो टीटीएल है, ये क्या है? टाइम टू लीव। टाइम टू टेल यानी कि विंडोज का अगर 64 बिट्स होगा, तो ये इतने ही टाइम में टाइम टू मतलब अपनी रिक्वेस्ट जाके आ जा मतलब अपने रिक्वेस्ट पहुंचेगी उसके पास। और आरटीटी में क्या होता है? आरटीटी होता है राउंड ट्रिप टाइम। यानी कि यहाँ पे जो एवरेज टाइम आ रहा होगा, देखिए यहाँ पे अपन 3 पैकेज भेजा, तीनों पैकेज रिसीव हुए, यहाँ पे आपको टाइम भी दे रखा होगा, ये आरटीटी मैक्सिमम 7.6 कुछ दे रखा है ये टाइम। सबका यहाँ पे टाइम दे रखा है, मैक्स, मिनिमम, एवरेज, मैक्सिमम, ये सब यहाँ पे डिसाइड निकाल के उसने दे दिया अपन को। मिनिमम टाइम क्या है? 7 पॉइंट। मैक्सिमम टाइम क्या, एवरेज टाइम क्या है यहाँ पे अपना 10। मैक्सिमम टाइम क्या जा रहा है अपना 16 जा रहा है। तो दिखाई दे रहा है? हाँ। तो आरटीटी वैल्यू होती क्या है एग्जैक्ट? आरटीटी वैल्यू यानी कि, सॉरी दूसरा पीडी ओपन होगा, एक सेकंड, कहाँ गए? हाँ यहाँ पे, यानी कि आरटीटी वैल्यू के बारे में अपन बात करते हैं। आरटीटी वैल्यू यानी कि अपनी सर्वर पे अपन ने रिक्वेस्ट भेजा, गूगल.com पे अपन ने रिक्वेस्ट भेजा, तो वो रिक्वेस्ट के जाने का टाइम और आने का टाइम, दोनों को प्लस करके अपन को आरटीटी वैल्यू मिलती है। आरटीटी वैल्यू से अपन क्या फाइंड कर सकते हैं? कि अपना पैकेट कितनी देर में गया, कहाँ कहाँ रुका पैकेट, और कितनी देर में वापस आया। ये चीजें अपन आरटीटी वैल्यू से फाइंड कर सकते हैं। टीटीएल वैल्यू से अपन टाइम टू लीव देख सकते हैं, कितने देर में रिक्वेस्ट पहुंची, कितने देर में वहां से लीव करी, ये देख सकते हैं। देन अपन पता लगा सकते हैं कि सामने का ऑपरेटिंग सिस्टम किस कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम उस चीज में वर्क कर रहा है। जैसे यहाँ पे 52 बिट्स आया है। जो ये भी सर्वर, जो गूगल सर्वर है, कोई सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा होगा उस टाइम पे, तो यहाँ पे अपन को 52 टीटीएल वैल्यू आ गई। अगर आप जैसे किसी भी फोन पे या किसी भी आप पीसी पे आप जाके देखना, जब आपका लिनक्स सेटअप हो जाए, तो आप जब एक अच्छी लैब सेटअप कर लो, तब आप कमांड चलाना पिंग के बाद आपकी जो आईपी एड्रेस निकालना, जैसे आपके लैपटॉप की आईपी एड्रेस देख लेना, या आप आपके डेस्कटॉप की आईपी एड्रेस देख लेना, और उस पे पिंग मारना। तो अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज हो, अगर आपका जैसे लैपटॉप का ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज हो, तो यहाँ पे देखना अराउंड आएगी 128 के आसपास, तो आप पता लगा सकते हो नहीं विंडोज है। ऐसी चीजें, मतलब जब अपन पिंग ट्रेस रूट वगैरह करते हैं, तो ऐसी इंफॉर्मेशन अपन को मिलती है। ये मैंने 3 4 कमांड आपको बता दी, कल अपन बात करेंगे और भी बहुत सारी कमांड्स के बारे में। अपन इन सब कमांड्स को चला के देखेंगे, अपन यूजर बनाएंगे, अपन पासपोर्ट बनाएंगे, अपन डायरेक्टरीज बनाएंगे, और सारी नॉर्मल जो भी असेंशियल है, उसके बाद अपन डायरेक्ट स्विच कर देंगे अपना नेक्स्ट जो है फुटप्रिंटिंग और रिकोनेंस। क्यों मैं आपको बेसिक लिनक्स कमांड क्यों कम बता रहा हूँ, इसका कुछ रीजन है। मैंने आपको बेसिक आपको लिनक्स के बारे में बता दिया, लिनक्स क्या होता है, लिनक्स के इन्वायरमेंट बता दिया मैंने। अपन एक चीज के बारे में और बात करेंगे जो नेटवर्किंग फेस में आएगा। जो लिनक्स है, वो कुछ उसकी कुछ नेटवर्किंग होती है, जैसे कि वो नेट ब्रिज, उसके बाद एक और कुछ होता है माइंड में, एक होता है होस्ट ओनली, नेट ब्रिज होस्ट ओनली। ये 3 नेटवर्क्स पे अपना लिनक्स वर्क करता है, तीनों का अपना अपना काम होता है। कल उस पर भी बात करेंगे अपन नेटवर्किंग पे। और अपन ज्यादा कमांड नहीं देखेंगे इसमें, मैं कमांड इसलिए नहीं बता रहा हूँ, मैं बताऊंगा आप भूल जाओगे, 100% भूल जाओगे। क्योंकि मैं स्टार्टिंग में जब मैंने समथिंग 8th क्लास में जब मैंने ये स्टार्ट किया था साइबर सिक्योरिटी, मैंने काली लिनक्स इंस्टॉल किया, उस पर चलाना सीखा, उसे उस पर कमांड रन कर रहा था। मैं एक दिन कमांड रन करता था, दूसरे दिन भूल जाता था। मैं कॉपी में लिख के रखता था, उसको फिर देखना पड़ता था, फिर वर्क करना पड़ता था। तो आप भी भूलोगे इन चीजों को। आप देखना कल जाके मैं एलएस कमांड बताऊंगा आपको, एलएस हाइपन बताऊंगा, या एलएस हाइपन ए बताऊंगा, एलएस हाइपन एल बताऊंगा, इन सब चीजों का वर्क बताऊंगा मैं आपको। पर आप नेक्स्ट 2 दिन में 3 दिन में बाद भूल जाओगे, नहीं यार मेरे को फाइल देखनी है, लिनक्स में कमांड के थ्रू फाइल देखनी है, मेरे लिनक्स में कौन कौन सी फाइल है, किस डायरेक्टरी में कौन कौन सी फाइल है, आप भूल जाओगे कौन सी कमांड चल रही थी। तो वो चीजें आपको कब याद रहेगी? जब आप फुटप्रिंटिंग करोगे, रेगुलर फुटप्रिंटिंग कर रहे हो, आप स्कैनिंग कर रहे हो, आप इन्यूमराइजेशन कर रहे हो, आप सब डोमेन फाइंड कर रहे हो, सब डोमेन के सब डोमेन फाइंड कर रहे हो, मतलब आप नॉर्मल पेन टेस्टिंग कर रहे हो, काली लिनक्स के साथ डेली वर्क कर रहे हो, तब ये चीजें याद रहेंगी। तो इन चीजों को याद करने के लिए, जैसे कि आपने कोई टारगेट चूज कर लिया, आपने टूल चूज कर लिया, मैं गूगल.com पे आज से बग फाइंड करूंगा। तो मैंने आपको नेटवर्किंग पढ़ाई। सबसे पहले आप नेटवर्किंग देखोगे किस चीज पे कैसे वर्क कर रहा है गूगल.com का सर्वर कहाँ है, गूगल.com ने कहाँ से सर्वर असाइन कर रहा था। फिर मैं आपको फुटप्रिंटिंग बताऊंगा, और इन्फॉर्मेशन गैदरिंग और रिकोनेक्ट तीनों एक साथ बताऊंगा। तो आप उस स्टेप पे जाओगे। उस स्टेप में आप क्या देखोगे? आप फुटप्रिंटिंग करोगे, आप इन्फॉर्मेशन करोगे, आप इन्फॉर्मेशन गैदर करोगे। इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में क्या करोगे आप?
आप गूगल की जितने भी इंफॉर्मेशन पब्लिक अवेलेबल है जो आप पता कर सकते हो, कौन से डोमेन है, कौन से सब डोमेन है, सब डोमेन के सब डोमेन क्या है, सब डोमेन किस पोर्ट पे वर्क कर रहे हैं, किस सर्विस में वर्क कर रहे हैं, ये चीजें आप सब इंफॉर्मेशन गैदरिंग में करोगे। उसके बाद आप जो सब डोमेन्स वगैरह फाइंड करोगे तब आप काली लिनक्स की चीजें यूज करोगे। तो अब जब रेगुलर चीजें यूज करोगे तब आपको काली लिनक्स की कमांड्स वगैरह सभी याद हो जाएगी। इसलिए मैं काली लिनक्स पे इतना ज्यादा फोकस नहीं दे रहा हूँ आपको। ना ही आप टेंशन लेना कि काली लिनक्स की मेरे को कमांड ही याद नहीं हो रही है, तो मैं साइबर सिक्योरिटी में क्या क्या पेन टेस्टिंग करूंगा, क्या बग बाउंटी करूंगा। नहीं, आप डेली वर्क करोगे। अब काली लिनक्स से जब इन्वायरमेंट सेटअप हो जाएगा, काली लिनक्स से कमांड को, अब कमांड सीखने के लिए, कमांड पे वर्क करने के लिए ट्राई हैक में एक प्लेटफॉर्म है। ट्राई हैक में एक प्लेटफॉर्म है, मैं आपको ये आज बता दूं। हालांकि ये मेरे को लास्ट में बताने का था, पर मैं आज आपको बता दूं। अगर आप लिनक्स सेटअप कर लेते हो, अगर आपको ट्राई हैक में की कुछ कमांड आपको वर्क सीखनी है या आपको उस पर काम करना है, तो आप ट्राई एक मी पे जा सकते हो। ट्राई एक मी एक प्लेटफॉर्म है। कैसा प्लेटफॉर्म है? ट्राई एक मी पे आपको लैब्स मिलेगी जहाँ पे आपके स्किल को इनहेंस कर सकते हैं, आपके जो भी एक्सपीरियंस है उसको इनहेंस करते हैं, आपके करियर को बूस्ट दे सकते हो, आपकी स्किल को बूस्ट दे सकते हो बाई का इसके थ्रू। आपको यहाँ से लॉगिन मारना है। इसके बाद यहाँ पे लर्न, यहाँ पे आपको बहुत सारी लैब्स मिलेंगी। जैसे मैं डायरेक्ट बता दूं, यहाँ पे लर्निंग पाथ, मॉड्यूल्स, उसके बाद प्रैक्टिसेस के लिए मिलेगी। देखो यहाँ पे या अगर आप सर्च बार में जाओगे, आप लिनक्स सर्च करोगे, जैसे कि मैं बता दूं आपको, लिनक्स सर्च करोगे आप, अ, जैसे आप लिनक्स सर्च करोगे, देखो यहाँ पे आपको लिनक्स के ये सारे मॉड्यूल्स दिख गया फंडामेंटल। जैसे आप लिनक्स सेटअप कर लोगे ना, यहाँ पे जाइए, लेब उठाइए, वहां पे आपको सब चीजें दी गई है। आपको कमांड बताई गई है, कमांड कैसे वर्क करे वो बता रहे हैं आपको। वो खुद एक अपना इन्वायरमेंट सेटअप करके देगा। यहाँ पे जाइए, इसके साथ रूबरू होइए, इसके बाद इसको टेस्ट कीजिए। अब आपने अगर आप साइबर सिक्योरिटी में आपने इंटर हो मतलब आपको लग रहा है नहीं हमको साइबर सिक्योरिटी में कुछ करना है, तो आप यहाँ जाइए। आपको ट्राई हैक में आपको आपको आपके पूरे एक्सपीरियंस को बूस्ट करने के लिए आपको ट्राई हैक में हैकर वन से ये तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको यहीं पे लैब मिलती है। आप कहाँ से अपना पर्सनल सेटअप करोगे? आप अपना पर्सनल सेटअप तो नहीं कर सकते ना, सब चीजों का बहुत कॉस्टली होता है। आप उसका पर्सनल सर्वर लेके आप उस पर तो कुछ अटैक वगैरह परफॉर्म तो नहीं करोगे ना। तो आपको ट्राई हैक में हैकर वंस जैसे प्लेटफॉर्म को यूज करना पड़ेगा। तो आप ट्राई हैक में पे आ जाइए, इसके साथ आपको देखिए ट्राई हैक में क्या है। एक बार आप सर्च करिए करिए खुद एक्सप्लोर करिए। मैंने तो आपको बता ही दिया ट्राई हैक में क्या है। ट्राई हैक में एक प्लेटफॉर्म है आपकी स्किल को इनहेंस करने के लिए, आपकी स्किल को इनहेंस करने के लिए, आपको करियर को बूस्ट देने के लिए साइबर सिक्योरिटी में ट्राई में एक बहुत अच्छा पार्ट है आपके लिए। तो आप ट्राई को जरूर यूज कीजिए, इन सारे फंडामेंटल को यूज कीजिए लिनक्स का। जो भी चीजें हैं यहाँ पे देखो, लिनक्स फंडामेंटल 1 2 3 पार्ट, सारे पार्ट दिए गए हैं। और नॉर्मल इंफॉर्मेशन वाले हैं, ज्यादा हार्ड नहीं है, आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद आप इजी पे आना, उसके बाद आप इंटरमीडिएट जा सकते हो, उसके बाद उसके हाई जा सकते हो, एडवांस जा सकते हो। ये चीजें यूज करना है। तो कल आपको क्या करना है? कल आपको बस कुछ भी नहीं करना है। एक बेसिक लिनक्स का जो मैं आपको लिनक्स बताया है मैंने, एक VMware या वर्चुअल बॉक्स जो आप इंस्टॉल करना चाहते हो, जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हो, उसमें आपको अपना लिनक्स इंस्टॉल करके लाना है। अगर लिनक्स आप खुद से इंस्टॉल करना है एक बार तो, जैसे कि यूट्यूब कर लिया। अगर सबने इंस्टॉल कर लिया तो मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं है, मेरा उतना टाइम बच जाएगा। अगर आपसे किसी से भी इसको किसी को प्रॉब्लम आया, ब्लैक स्क्रीन आए, ब्लू स्क्रीन आए, तो मैं आपको बता ही दूंगा एक बार कैसे क्या करना है। उसके बाद ये मैंने कुछ कमांड, ये मैं आपको पिंग बताया, मैंने ट्रेस रूट बताया, इसको चलाइए, वहां पे देखिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है। आप ट्राई एक में पे जाइए, ये कीजिए। अब जो मैंने आपको नेटवर्किंग के बारे में पढ़ाया है उसको देखिए एक बार। सारे जो भी PPT है उसको देखिए एक बार। मैंने बहुत सारे वर्ड यूज किए हैं वहां पे। उस वर्ड को आपको समझ नहीं आएगा, मेरे को पता है। तो वहां पे आप जाके गूगल पे सर्च मारो, उसको उसको सीखिए। और अगर उसके बाद भी उस चीज में आपको डाउट जाए तो वो आपके आप पूछिए। अगर आप अपनी वर्कशॉप खत्म भी हो गई ना, उसके बाद भी पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप पढ़िए साइबर सिक्योरिटी में। आप जब सेल पे एक्सप्लोर करोगे ना, तभी आप साइबर सिक्योरिटी में आगे बढ़ सकते हो। मैं एक और चीज आपको बता दूं, पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैंने 10th क्लास में एक सर्टिफिकेट ज्वाइन किया था। बेसिकली आप जानते हो बिट एंड टेक यूट्यूब चैनल है। वहाँ पे जो अंश भावनानी सर है, उनका एक सर्टिफिकेशन ज्वाइन किया था मैंने। जो उनने कोर्सेज भेजे थे उनको ज्वाइन किया था मैंने पूरी एथिकल हैकिंग पढ़ी है। मतलब उस टाइम पे 10th क्लास में मैंने पूरी एथिकल हैकिंग पढ़ी थी। पर मैंने प्रैक्टिकल किया ही नहीं, मैंने सेल्फ एक्सप्लोरेशन किया ही नहीं। कुछ भी याद नहीं रहा। 2 3 महीने पढ़ लिया मैंने, उसके बाद सोचा अपन को सब आता है, कुछ दिक्कत नहीं है, अपन सब आता है अपन को, अब हाँ अपन प्रो हुए। नहीं, 2 3 15 20 दिन बाद देखा कुछ नहीं आता है। लिनक्स पे गया, कुछ नहीं आता है। लिनक्स चलाया, लिनक्स की कमांड याद नहीं। क्या पढ़ा था मैंने? मॉड्यूल भूल गया मैं, टॉपिक्स भूल गया मैं नेटवर्किंग भूल गया। उसके बाद जब मैंने 11th में, जब मैंने नॉर्मल, मैंने जो टेक्निकल एडिटर आप जानते हो, जहाँ से मैंने मेरा सर्टिफिकेशन किया हुआ है, मैंने डिप्लोमा किया हुआ है वहां से,
जब मैंने पढ़ा, जब मैंने सेल्फ एक्सप्लोरेशन किया, जब मैंने खुद से प्रैक्टिस की चीजों की, जब मेरे को डाउट आए तब मैंने डाउट पूछे, तब मेरी स्किल इनहेंस हुई, तब मेरे को चीजें याद रहने लगी। उसके बाद मैंने डिप्लोमा ज्वाइन किया, तब मेरी स्किल्स और इनहेंस हुई। मैंने सर्वर बनाए, मैंने सर्वर में काम किया, मैंने उनकी खुद की कंपनी में 1 महीने काम किया, तब और ज्यादा तब मेरे को पता चला है कि करने से ही होगा। और एक्सप्लोर करेंगे, खुद से एक्सप्लोर करेंगे, नई नई चीजें माइंड में आएगी, नई नई चीजें आएंगी। अब भले 1 घंटा दो, 2 घंटा दो, पर उसको एक्सप्लोर करो, सब चीजों को एक एक क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये आपका बहुत असेंशियल टाइम है। असेंशियल टाइम में क्यों कर रहा हूँ? ऐसा नहीं कि आज आप स्टार्ट कर रहे हो इसलिए। आप स्टार्ट कर रहे हो, वो वाला टाइम आपका असेंशियल है। आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, पर अब आपने स्टार्ट किया, मतलब आपको अभी आपका बेसिक क्लियर करने का टाइम। भले आप बेसिक क्लियर करने के लिए 2 महीने लो, या 3 महीने लो, या 4 महीने लो, या पूरा साल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका एक बार साइबर सिक्योरिटी का बेसिक क्लियर होगा, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मोस्टली नेटवर्किंग पे बहुत ज्यादा ध्यान दो। सारा साइबर सिक्योरिटी नेटवर्किंग है। अगर आपका नेटवर्किंग क्लियर है, नेटवर्किंग की में शायद वर्कशॉप खत्म होने के बाद हमारा नेटवर्किंग का एक कोर्स भी आने वाला है, उसको ज्वाइन कीजिए। वो अब मैं लास्ट में आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ। अभी के लिए इतना ही। तो मैंने जो जो चीजें बताई वो आप करके, कल आप जो भी 10 जने, 11 जने, 12 जने, जो भी आप पूरे क्लास से वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि 10 बच्चे, पर जो 10 है, वो आप अगर आपका बेस्ट करोगे ना, तो मेरे को लगेगा हाँ अपन ने 10 को कुछ सिखाया। तो बस मैंने आपको बता दिया पीपीटी को पढ़ना। आपको जो जो पीपीटी में वर्ड होगा, आप जो भी आपको कीवर्ड दिखेंगे उसको एक्सप्लोर करना, लिनक्स की इन्वायरमेंट सेटअप करना, देन उसे लिनक्स पे ट्राई एक्मी पे जाके लेफ्ट करना। मैं स्क्रीन शेयर करके आपसे पूछ भी सकता हूँ कि हाँ आप, किसी ने बोला हाँ मैंने ट्राई एक्मी कर ली, तो मैं देख भी सकता हूँ हाँ आपने ट्राई एक्मी क्या किया। बेसिक सारा फ्री है ट्राई एक्मी। एडवांस के लिए आपको पेड है वो, पर अभी बेसिक के लिए आप, बहुत सारी लैब उसमें फ्री है। मोस्टली लिनक्स की तो सारी है। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू। थोड़ा बोरिंग सेशन होगा, क्योंकि नेटवर्किंग का मोस्टली बोरिंग सेशन ही होता है। अभी आप अपन आगे फुटप्रिंटिंग वगैरह करेंगे, तब इंटरेस्टिंग रहेगा, प्रैक्टिकल रहेगा। मैं आपको प्रैक्टिकल आपको कुछ टूल्स बताऊंगा, जैसे सब डोमेन फाइंड करने के टूल्स बताऊंगा, इन्फॉर्मेशन इन मैप वगैरह सब चलाएंगे। अपन टेंशन नहीं लेते, अपने पास 4 दिन है अभी तो आज के लिए थैंक्स, इतने ही। फॉर ज्वाइनिंग द सेशन एंड सेशन में पूरा बनने के लिए थैंक्स। ओके, आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, बाय बाय।